अनुभव, प्रियांशु, विवेक, डॉक्टर गेमिंग, रमीजा एंड सिक्स अदर, आयुष, कृष्णा। ओके, सो स्क्रीन शेयर की जाए। ब्लैंक स्क्रीन आ गई है। ये सो हमने कहाँ तक किया था, कुछ आइडिया? हमने कहाँ तक किया था? ग्रिफ्ट का एक्सपेरिमेंट आई थिंक कर लिया था। बताओ। ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल या ट्रांसफॉर्मेशन, किसी को आइडिया है? हेलो, आवाज आ रही है? यस सर। कहाँ तक किया था बेटा? वो सर मैंने क्लास नहीं ली थी, रिकॉर्डिंग भी नहीं देखी अभी तक। अच्छा, क्लास भी नहीं लिया आपने। सर आई डीएनए सर हमने से पूरा हो गया था कि डीएनए हमने प्रूव कर दिया था कि वो जेनेटिक मटेरियल है। डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, उसमें कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन का एक्सपेरिमेंट हुआ होगा, ट्रांसडक्शन का रह गया होगा अभी। ये सर ट्रांसफॉर्मेशन सर ट्रांसफॉर्मिंग का हुआ था जिसमें 1933 से वो 1944 तक वाला हुआ था ना, 3 साइंटिस्ट थे उसमें। हाँ, वो हो गया था, एवरी मैक्लियोड मैककार्टी वाला, है ना? ये सर वो हुआ था। उसके आगे का एक्सपेरिमेंट करना है आपको, है ना? उसके सेकंड एक्सपेरिमेंट है। हमारा टॉपिक चल रहा है, एनसीईआरटी में टॉपिक का नाम दिया हुआ है सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल, कि जेनेटिक मटेरियल की सर्च कैसे की गई, है ना? सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल। सर इस चैप्टर्स की वीडियोस भी नहीं डाली है, तो फिर पुरानी क्लास का देखेंगे कैसे? पुरानी क्लास का वीडियो तो नहीं भेज सकता, मैंने पीडीएफ फाइल शेयर की थी, उससे अगर कुछ आइडिया लगे तो देख लो, क्योंकि पहले भी हम पीडीएफ फाइल ही तो शेयर करते थे, घर से क्लास होती थी, अब तो ये स्टूडियो से होने लगी है। सर वो उस पे रिकॉर्डिंग आ जाती थी ना, अभी हाँ, रिकॉर्डिंग भी उस नहीं पे आई है। रिकॉर्डिंग का मैं पूछ लूंगा एक बार, अगर डिले है तो क्यों डिले है। इसमें दो एक्सपेरिमेंट थे, एक पहला एक्सपेरिमेंट था ग्रिफ्ट का ट्रांसफॉर्मेशन का एक्सपेरिमेंट, और जो दूसरा एक्सपेरिमेंट आज जो आपको पढ़ना है वो है हमारा बैक्टीरियोफेज का एक्सपेरिमेंट है। इसको हम बोल सकते हैं बैक्टीरियोफेज मल्टीप्लिकेशन एक्सपेरिमेंट। बैक्टीरियोफेज मल्टीप्लिकेशन, और ये दिया था हार्शे एंड चेज ने, नोबेल लॉरेट हैं, इन्हें इनकी डिस्कवरी के लिए नोबेल प्राइज मिला, हार्शे एंड चीज। वाइल वर्किंग ऑन ऑर्गेनिज्म था ई कोलाई, क्योंकि प्रोकैरियोट लेना है। ई कोलाई पे आपको पता ही है, आपने 11th में पढ़ा होगा, बैक्टीरियोफेज वायरस है जो बैक्टीरिया पे फीड करता है। बैक्टीरिया इज ई कोलाई और बैक्टीरियोफेज वायरस हो गया। हमें बैक्टीरियोफेज का ही मल्टीप्लिकेशन स्टडी करना है। जो बैक्टीरियोफेज भी लिया था वो भी कौन सा था, T2 बैक्टीरियोफेज था। और यहाँ पे जो सॉल्ट यूज किया गया वो अमोनियम क्लोराइड सॉल्ट था, NH4Cl। और इसमें हमने जो यूज किया है, वो जो लेबलिंग की है, वो लेबलिंग कैसे की है, वो या तो रेडियो एक्टिव सल्फर, आप ऐसे लिख लीजिए यहाँ पे, रेडियो एक्टिव सल्फर, सल्फर में रेडियो एक्टिव 35 आएगा, और दूसरा है रेडियो एक्टिव फास्फोरस P, और फास्फोरस का रेडियो एक्टिव एलिमेंट 32 आएगा। S32 की जगह S35 और P30 की जगह P32।
तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स लिए गए। अब पहले फिर से 2 मिनट लगेंगे, 3 मिनट, मैं ट्रांसफॉर्मेशन का कंक्लूजन देता हूँ। ट्रांसफॉर्मेशन में ये तो प्रूव हो गया कि आउट ऑफ 3 कंपोनेंट, ट्रांसफॉर्मेशन का एक्सपेरिमेंट स्टार्ट ग्रिफिथ ने किया था, बट ग्रिफिथ उसको कंक्लूड नहीं कर पाए। उसका जो कंक्लूजन था वो 3 साइंटिस्ट ने किया, एवेरी, मैकलियोड, मैककार्टी। वो तीनों के नाम आपको समझाए थे मैंने। तीनों ने जो काम किया था वो कैसे किया था? उन्होंने एक्चुअली जो किया वो बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन किया कि एक बैक्टीरिया को लिया, डिप्लोकोकस स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, उसको तोड़ दिया, उसके अलग अलग केमिकल्स को प्यूरिफाई कर लिया। प्यूरिफाई करने पे बहुत सारे केमिकल्स आएंगे। किसी बैक्टीरिया के अंदर कार्बोहाइड्रेट भी होगा, लिपिड भी होगा, न्यूक्लिक एसिड में डीएनए आरएनए भी होंगे, डिफरेंट टाइप की प्रोटीन, वाइटामिन, सल्फोलाइड, मिनरल्स, वाटर, बहुत कुछ होगा। लेकिन एज पर साइंटिस्ट अप्रोच, जो एवेरी, मैकलियोड, मैककार्टी को लगता था कि जेनेटिक मटेरियल या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा या प्रोटीन होगा, तो उन्होंने बाकी चीजों को इग्नोर कर दिया और केवल 3 को लेके काम किया। तीनों का मिक्सचर लिया, डीएनए, आरएनए और प्रोटीन। अब इस मिक्सचर में 2 एंजाइम मिलाए, तो मान लीजिए डीएनए, आरएनए, प्रोटीन था, तो उसमें डीएनए और आरएनए को हटा दिया, डाइजेस्ट कर दिया, प्रोटीन बचा रह गया। किसी में प्रोटीन और डीएनए को डाइजेस्ट कर दिया तो आरएनए बचा रह गया। किसी में आरएनए और प्रोटीन को डाइजेस्ट कर दिया तो डीएनए बचा रह गया। 2 हटाने हैं, 1 बचा रखना है। और फिर जब लाइव माइस के अंदर इंजेक्ट किया, ये पूरा मैंने आपको करके दिखाया था एक्सपेरिमेंट, तो यहाँ से ये प्रूव हुआ कि हाँ, डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है। लेकिन फिर भी कुछ साइंटिस्ट के मन में खलबली मची हुई थी कि भाई जो सब्सटेंस छोड़ दिए गए उनके बारे में क्या? क्योंकि ऐसा तो नहीं होता कि किसी बैक्टीरिया को तोड़ दो तो केवल और केवल डीएनए, आरएनए और प्रोटीन ही मिलेगा। 3 कंपोनेंट के अलावा बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं किसी भी लिविंग बैक्टीरियल सेल में। तो हार्शी एंड चेस का दिमाग सबसे पहले इसी चीज पे गया कि अब हमें ऐसा एक्सपेरिमेंट करना है जो विदाउट एनी एक्सेप्शन हो। आप अपनी बुक में लाइन पढ़ोगे तो आएगा अनइक्विवोकल, मतलब विदाउट एनी एक्सेप्शन, जिसके बारे में कुछ बोलना ही ना पड़े। ऐसा एक्सपेरिमेंट हार्शी एंड चेज ने किया। तो ऑब्वियस सी बात है कि इस सोच के लिए उन्हें नोबेल प्राइज दिया भी गया। बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर आपने 11th में पढ़ा होगा, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में बना हुआ है, और वहां से अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा बैक्टीरियोफेज में केवल 2 ही चीजें होती हैं, एक प्रोटीन होता है और एक डीएनए का डबल स्टैंडर्ड स्ट्रैंड होता है। बैक्टीरियोफेज में आरएनए नहीं होता। वायरस के लिए आपने पढ़ा होगा, वायरस में डीएनए या आरएनए में से कोई एक चीज होती है, दोनों नहीं हो सकते, और प्रोटीन तो हो गई होगा। तो बैक्टीरियोफेज क्यों लिया? क्योंकि उसमें 2 ही चीजें हैं, विदाउट एनी एक्सेप्शन उसमें है ही 2 चीज। हमें ये प्रूव करना है कि 2 में से कौन सा जेनेटिक मटेरियल है और कौन सा नहीं है। अब बैक्टीरियोफेज क्योंकि वायरस है, तो वायरस तो अकेले मल्टीप्लाई नहीं करता। वायरस को आप ए नॉन लिविंग मीडियम में, ए बायोटिक मीडियम में नहीं ग्रो करा सकते, तो इसलिए आपको वायरस का होस्ट चाहिए। बैक्टीरियोफेज का होस्ट क्या है? ई कोलाई। तो ई कोलाई को लिया गया और फिर लिए गए रेडियो एक्टिव। रेडियो एक्टिविटी एक ऐसी टेक्निक है जो 100% एक्यूरेट मानी जाती है, क्योंकि रेडियो एक्टिविटी नेचर में कहीं नहीं होती। अगर मान लीजिए मेरी बॉडी में, फॉर द एग्जांपल, मेरी बॉडी में कोई रेडियो एक्टिविटी है तो डेफिनेटली वो मुझे दी गई होगी, इसीलिए है, क्योंकि नेचर में रेडियो एक्टिविटी कहीं नहीं है। जो भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं वो अर्थ क्रस्ट के अंदर बहुत नीचे हैं, दबे हुए। उन्हें माइनिंग एक्टिविटी से आपने बाहर निकाला, न्यूक्लियर पावर प्लांट में यूज किया या किसी केमिस्ट्री की लैब या फिजिकल लैब में यूज किया। तो रेडियो एक्टिविटी जो है वो कहीं भी किसी ऑर्गेनिज्म में नहीं होती। तो जब हम देंगे तो हम उसको रिकॉग्नाइज भी कर पाएंगे। अब क्योंकि बैक्टीरियोफेज में 2 चीजें हैं, एक डीएनए और एक प्रोटीन, तीसरी कोई चीज है नहीं, तो डीएनए में यूनिक क्या आएगा जो प्रोटीन में ना हो, और प्रोटीन में यूनिक क्या होगा जो डीएनए में ना हो। ऐसे एलिमेंट ढूंढे गए। डीएनए को अगर आप केमिस्ट्री के हिसाब से देखोगे तो क्या आएगा? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस। भाई CHO तो आएगा ही आएगा। अगर आप मान लीजिए कि डीएनए में शुगर है, डीऑक्सीराइबोज, तो भी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन हो जाएगा। फिर डीएनए में फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड है तो फास्फेट आ जाएगा, और नाइट्रोजनस बेस होते हैं तो नाइट्रोजन भी आ जाएगा। तो डीएनए में कौन कौन सी शुगर हुई, कौन कौन से एलिमेंट हुए? CHO, P और N। प्रोटीन बनती है अमाइनो एसिड से, अमाइनो एसिड में CHON तो सब आएगा ही, CHO भी आएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का फार्मूला है COOH। अमीन ग्रुप है तो नाइट्रोजन भी आएगा। और आपने 11th में पढ़ा होगा कि 2 अमाइनो एसिड ऐसे भी होते हैं जिनमें सल्फर प्रेजेंट होता है, मीथियोनिन एंड सिस्टीन।
तो सल्फर आ जाएगा। तो कॉमन एलिमेंट क्या हुआ, कॉमन हुआ CHON, और डिफर क्या करेगा, डीएनए में यूनिक है फास्फोरस और प्रोटीन में यूनिक है सल्फर। तो डीएनए में हम फास्फोरस को लेबल करेंगे और प्रोटीन में सल्फर को रेडियो लेबल बनाएंगे और फिर इस एक्सपेरिमेंट को स्टडी करेंगे। तो जितनी सारे एलिमिनेशंस थे जो ट्रांसफॉर्मेशन में बाय डिफॉल्ट छोड़ दिए गए, हार्शे एंड चेज ने उन एलिमिनेशंस पे भी वर्क किया और केवल वही लिया जिसमें कोई एलिमिनेशन का ऑप्शन ही ना आए, एंड दैट एग्जाम्पल इज बैक्टीरियोफेज, क्योंकि उसमें कोई तीसरी चीज नहीं होती सिवाय प्रोटीन और डीएनए के। इसीलिए इनका एक्सपेरिमेंट बैक्टीरियोफेज मल्टीप्लिकेशन कहलाता है। नोबेल लॉरेट है, अनइक्विवोकल प्रूफ है, विदाउट एनी डाउट इस चीज को माना गया कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल होगा, वो इस एक्सपेरिमेंट से पूरा हो जाएगा। अब इस एक्सपेरिमेंट को करोगे कैसे? सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हम नॉर्मल इकोलाई लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने क्या किया, हमने एक कल्चर प्लेट लिया, एक कल्चर मीडियम है, जिस पे बैक्टीरिया यानी आप ई कोलाई को ग्रो करोगे। तो ये ई कोलाई की कॉलोनी बनी हुई है। ई कोलाई की कॉलोनी है। तो ई कोलाई के अंदर अब इस कल्चर मीडियम में हमने क्या किया है, इस कल्चर मीडियम में मान लीजिए हमने क्या किया, S35 दिया। इस कल्चर मीडियम में सल्फर का जो भी सॉल्ट होगा वो रेडियो एक्टिव सल्फर वाला है, ठीक है। बैक्टीरियोफेज को आप डायरेक्ट रेडियो एक्टिविटी दे नहीं सकते, क्योंकि वायरस हमेशा होस्ट की सेल के अंदर लिविंग होता है, होस्ट की सेल के बाहर वो नॉन लिविंग है। तो आप वायरस को डायरेक्ट रेडियो एक्टिविटी नहीं दे सकते। आपको क्या करना पड़ेगा, पहले कल्चर मीडियम रेडियो एक्टिव सल्फर वाला बनाइए, उसमें ई कोलाई को ग्रो कराइए। जब ई कोलाई सेवरल जनरेशन तक ग्रो करेगा तो ई कोलाई भी डिवाइड करता है, 20 मिनट में बाइनरी फिशन होता है। ई कोलाई डिवाइड करेगा तो ई कोलाई की बॉडी को जितनी प्रोटीन में सल्फर की जरूरत है, वो प्रोटीन में जो सल्फर है वो कहाँ से आएगी, कल्चर मीडियम से आएगी। तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम ई कोलाई भी कैसा हो जाएगा, S35 वाला हो जाएगा। पहले ई कोलाई नॉर्मल सल्फर का रहा होगा, लेकिन जब इस कल्चर मीडियम में डाला तो ई कोलाई ने, क्योंकि सारी चीजें सल्फर से ली है, कल्चर मीडियम से ली है, तो इसलिए ई कोलाई भी एक टाइम के बाद कैसा हो जाएगा, ये S35 वाला ई कोलाई हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही एक दूसरी कल्चर प्लेट ली गई है। इस कल्चर प्लेट के अंदर जो फास्फोरस है वो रेडियो लेवल दिया गया, यहाँ पे P32 मीडियम में है, कल्चर मीडियम में। अब इस कल्चर मीडियम में जब आप ई कोलाई को ग्रो करोगे तो यहाँ पे मान लीजिए ये ई कोलाई की कॉलोनी बनी है, तो ये ई कोलाई है, तो ई कोलाई भी यहाँ पे कैसा हो जाएगा, वो भी P32 हो जाएगा, फास्फोरस 32 वाला ई कोलाई हो गया। तो अभी हमने केवल ई कोलाई को रेडियो लेवल्ड किया है, हमने केवल एक ऐसा बैक्टीरिया बनाया जो रेडियो एक्टिव बैक्टीरिया है। अब क्या करेंगे, अब ई कोलाई पे वायरस का इन्फेक्शन करोगे। अब मान लीजिए ई कोलाई है, इसको नेक्स्ट पेज पे ले चलते हैं। तो फॉर एग्जांपल अब ये सेल किसकी है, ई कोलाई की है, ये ई कोलाई। अब ई कोलाई की सेल है, तो ई कोलाई के अंदर जो भी कुछ होगा ये इसमें S35 होगा। एक ऐसे ई कोलाई ये है, इस ई कोलाई के अंदर क्या होगा, इस ई कोलाई के अंदर जितना भी फास्फोरस है इसके डीएनए में, तो इसके डीएनए में जितना भी फास्फोरस है वो कैसा है, P32 वाला है। अब क्या करेंगे, अब हम एक बैक्टीरियोफेज इंट्रोड्यूस करेंगे। बैक्टीरियोफेज कौन सा लिया गया, T2 बैक्टीरियोफेज। तो मान लीजिए इस पे फेज का इंट्रोडक्शन किया गया, फेज में ये डीएनए है, ऐसे यहाँ पे भी बैक्टीरियोफेज को इंट्रोड्यूस किया गया, फेज में ये डीएनए, फेज अभी नॉर्मल वाला था। अब जब फेज डीएनए ई कोलाई के अंदर जाएगा तो फेज का डीएनए यानी जो बैक्टीरियोफेज का डीएनए है वो जो भी कुछ लेगा वो किससे लेगा, S35 से लेगा। अब S35 से लेगा तो S35 में प्रोटीन कैसी है, S35 वाली है। तो आने वाले टाइम पे जब यहाँ से फेज, नया फेज बनेगा, जब यहाँ से नया बैक्टीरियोफेज बनेगा तो नए बैक्टीरियोफेज में इसका प्रोटीन कोड कैसा होगा, S35 वाला होगा। लेकिन इसका डीएनए कैसा होगा, इसका डीएनए नॉर्मल होगा। नॉर्मल डीएनए कैसा होता है, P30, फास्फोरस 30, क्योंकि इसमें फास्फोरस 30 था तो डीएनए फास्फोरस 30, इसमें सल्फर क्योंकि 35 रेडियो एक्टिव थी तो रेडियो एक्टिव सल्फर आ गई। यहां से जो बैक्टीरियोफेज बनेगा वो कैसा होगा, इसका फास्फोरस रेडियो लेवल्ड है तो इसका फास्फोरस रेडियो लेवल्ड होगा P32,
और इसका प्रोटीन नॉर्मल सल्फर से बना है, तो इसका नॉर्मल सल्फर क्या होगा, S32। तो रेडियो एक्टिविटी कहाँ प्रेजेंट हो गई। अब हमारे पास ऐसे बैक्टीरियोफेज आ गए जिसमें एक में प्रोटीन रेडियो लेबल्ड है और एक में उसका डीएनए रेडियो लेबल्ड है ना। यहाँ पे प्रोटीन रेडियो लेबल्ड है, और यहाँ पे डीएनए रेडियो लेबल्ड है। ना, ये हमें चाहिए। तो अभी तक जितना भी काम किया गया वो तो हमारी रिक्वायरमेंट को पूरी करने के लिए किया गया। हमें एक्चुअली रेडियो लेबल्ड फेजेस की जरूरत है। तो रेडियो लेबल्ड फेज बनाने के लिए इतना काम किया गया कि ई कोलाई को आप क्या करोगे, ई कोलाई को पहले आप एक ऐसे नॉर्मल मीडियम में ग्रो कराओगे जो रेडियो लेबल्ड हो। तो आपने क्या किया कि एक बैक्टीरियो फेज यानी फेज को लिया जिसमें S35 है, जो लेफ्ट में दिख रहा है आपको। तो उसमें प्रोटीन को रेडियो लेबल्ड किया गया। बैक्टीरियोफेज का प्रोटीन कोड क्या कहलाएगा, कैप्सिड। तो उसमें कैप्सिड को रेडियो लेबल्ड किया गया, लेकिन इसका डीएनए नॉर्मल है। राइट साइड में जो बैक्टीरियोफेज है उसके अंदर डीएनए को रेडियो लेबल्ड किया गया P32, लेकिन उसका कैप्सिड यानी प्रोटीन कोड नॉर्मल है S32। तो दो हमारे पास बैक्टीरियोफेज बन के तैयार हो गए। अब इसके आगे का एक्सपेरिमेंट एक्चुअल एक्सपेरिमेंट है। हमारे पास दो रेडियो लेबल्ड हो गए। अब यहाँ से एक्सपेरिमेंट शुरू होता है। इतना काम तो एक्सपेरिमेंट करने की रिक्वायरमेंट थी, तो इसलिए किया गया। अब आएगा यहाँ पे पहला स्टेप। बुक के हिसाब से जो बैक्टीरियोफेज मल्टीप्लीकेशन है वो 3 स्टेप में पूरा होता है। आप इसको बुक के हिसाब से देखोगे तो ये पहला स्टेप है। फर्स्ट स्टेप क्या है, इन्फेक्शन। हमें बैक्टीरियोफेज कौन कौन से लेने हैं, रेडियो लेबल्ड वाले। हमने यहाँ पे ई कोलाई लिया, यहाँ भी ई कोलाई है, ये भी ई कोलाई है। अब इस ई कोलाई पे क्या करना है, बैक्टीरियोफेज लेके आना है। तो बैक्टीरियोफेज कैसे लाओगे, मैं इसको अलग कलर से ही बनाता हूँ। तो ये हमारा बैक्टीरियोफेज है। इसमें S35 है, जो प्रोटीन कोट है वो रेडियो लेबल्ड है। यहाँ जो ई कोलाई इन्फेक्ट किया गया उसमें जो डीएनए है वो P32 है। तो एक को रेडियो लेबल्ड किया गया है और दूसरे को नहीं किया गया है ना। मतलब एक में प्रोटीन रेडियो लेबल्ड है और एक में आप देखोगे तो जो जेनेटिक मटेरियल यानी जो डीएनए है वो रेडियो लेबल्ड है। अब ये कहलाएगा इन्फेक्शन। 11th के टॉपिक पे जाएंगे तो आपने पढ़ा होगा कि किसी भी बैक्टीरियो फेज में जब बैक्टीरिया पे कोई बैक्टीरियो फेज यानी वायरस अटैक करता है तो उसमें एंटर क्या करता है, एंटर करता है केवल न्यूक्लिक एसिड। तो इसका जो न्यूक्लिक एसिड यानी इसका जो डीएनए है वो यहाँ पे एंटर करेगा। तो ये डीएनए आ गया, मान लीजिए यहाँ से होते हुए अंदर तक आ गया। यहाँ भी आपको पता है कि यहाँ भी इसका डीएनए एंटर करके अंदर आ जाएगा। इस तरीके से आ गया है ना। तो ये इन्फेक्शन पहला स्टेप कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या किया है आपने, S35 लेबल्ड कैप्सिड है। कैप्सिड क्या कहलाता है, प्रोटीन कोट। यहाँ पे क्या है, P32 लेबल्ड डीएनए। यहाँ पे डीएनए रेडियो लेबल्ड। अब आएगा दूसरा स्टेप। दूसरे स्टेप पे क्या करना है, दूसरे स्टेप पे आपको करना है इसको ब्लेंड करना है, ब्लेंडिंग करनी है, मिक्स करना है, ब्लेंडिंग एंड सेंट्रीफ्यूगेशन। सो सेकंड इज ब्लेंडिंग एंड सेंट्रीफ्यूगेशन। छोटे छोटे मिक्सर आते हैं, जैसे हमारे घर में जूसर मिक्सर्स होते हैं, ब्लेंडर होते हैं, वैसे वैसे माइक्रोबायोलॉजी में बहुत छोटे छोटे, एक कैप्सूल के बराबर छोटे छोटे
ब्लेंडर आते हैं, तो उसमें थोड़ा सा कल्चर लेके हम क्या करेंगे, होता वैसे ही है जैसे मिक्सर होता है, वैसे ही आप उस ब्लेंडर को लगाएंगे और मशीन में घुमाएंगे। घुमाने का पर्पस क्या है, हम जो बैक्टीरियोफेज और जो बैक्टीरिया है उसको अलग अलग करना चाहते हैं। अभी इन्फेक्शन हुआ है तो ये दोनों जुड़े हुए हैं, ग्रीन वाला स्ट्रक्चर रेड वाली सेल के साथ जुड़ा हुआ है। हम जब ब्लेंड करेंगे तो क्या होगा, ये अलग अलग हो जाएंगे। अब जब अलग अलग हो जाएंगे तो उसके बाद इसे सेंट्रीफ्यूज करके इसको आप सेपरेट करोगे। तो ब्लेंड करने से क्या होगा, ब्लेंड करने से हुआ ये कि बैक्टीरियोफेज ये रहा, ये इकोलाई की सेल है, ये इकोलाई की सेल है। डायग्राम पेन क्यों नहीं चल रहा आज। अब इसमें क्या करना है, इसमें यहां पे ये क्या रह जाएगा, एम्प्टी, खाली है शेल, है ना, ये एम्प्टी शेल कहलाता है। खाली है, इसमें कुछ नहीं है, डीएनए तो अंदर चला गया ना, डीएनए तो इसका यहाँ आ गया, तो ये एम्प्टी शेल है। बट ये शेल कैसी होगी, रेडियो एक्टिव होगी, S35 वाली। इन एम्प्टी शेल को हार्शे एंड चोज ने नाम दिया घोस्ट। ये घोस्ट सेल कहलाती हैं। यहां भी ये शेल खाली हो जाएगी। लेकिन ये शेल रेडियो एक्टिव नहीं है, ये नॉर्मल होगी। यहाँ पे ये इसके अंदर डीएनए है जो रेडियो एक्टिव है, P32, और इसके अंदर डीएनए है जो रेडियो लेवल नहीं है। अब इनको सेंट्रीफ्यूज करोगे, मतलब शेल अलग हो गई और बैक्टीरिया अलोंग विथ फेस डीएनए अलग हो गया। पहले इन्फेक्शन में जुड़े थे, अब ये दोनों अलग अलग हो गए। ब्लेंड करने का पर्पस ही ये था, दोनों को अलग अलग कर दो। अब जब सेंट्रीफ्यूज करोगे तो सेंट्रीफ्यूज करने पे मान लीजिए कि जैसे ये टेस्ट ट्यूब है, आपने छोटी छोटी टेस्ट ट्यूब बनाई जाती हैं, ये टेस्ट ट्यूब ली, तो टेस्ट ट्यूब में जो भारी होगा वो नीचे जाएगा। आप समझ ही सकते हैं कि जब आप सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे तो जो भारी होगा वो नीचे जाएगा, जो हल्का होगा वो ऊपर तैरता रहेगा। तो जो भारी होता है वो क्या कहलाता है, पैलेट, प्रेसिपिटेट जैसे आप केमिस्ट्री में बोलते हो। ऊपर क्या आता है, ऊपर आता है सुपरनेटेंट। ऐसे यहां वाले को आपने टेस्ट ट्यूब में जब लिया, पैलेट, ऊपर क्या आएगा, ऊपर आएगा सुपरनेटेंट। नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा पैलेट। अब भारी क्या है बताओ, बैक्टीरियोफेज की जो शेल है वो भारी होगी या इकोलाई अलोंग विथ फेस डीएनए भारी होगा। जो हैवी होगा वो नीचे जाएगा, जो लाइट होगा वो ऊपर रहेगा। पैलेट हैवी है, सुपरनेटेंट में लाइट है। तो पहले वाले डायग्राम में भारी क्या आएगा, बैक्टीरिया तो पूरा ही है इकोलाई, और साथ साथ उसमें फेस का डीएनए भी है, तो मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा, ये हैवी होगा। जबकि जो एम्प्टी शेल है वो तो केवल एक प्रोटीन का शेल है, प्रोटीन की एक कवरिंग है, तो वो सुपरनेटेंट में रह जाएगी। तो जब आप रेडियो एक्टिविटी का मेजरमेंट करोगे तो पैलेट के अंदर क्या होगा, रेडियो एक्टिविटी आएगी नहीं, क्योंकि इकोलाई तो नॉर्मल है, और पैलेट के अंदर जो डीएनए गया है वो डीएनए भी कैसा है, वो डीएनए भी नॉर्मल है। ये डीएनए कैसा है, नॉर्मल, और ये इकोलाई कैसा है, नॉर्मल। तो पैलेट के अंदर क्या आएगा, पैलेट के अंदर नो रेडियो एक्टिविटी होगी, कोई रेडियो एक्टिविटी नहीं है। सर ये वाली चीज अभी आपने जो बोली एक बार रिपीट कर दीजिएगा। एक मिनट बेटा करता हूँ। ये दो चीजें थी। अब इस पहले हम पहला वाला डायग्राम ले रहे हैं, पता नहीं ये पेन क्यों नहीं काम कर रहा। अभी हम ये वाला डायग्राम ले रहे हैं, ये जो मैंने डॉटेड लाइन ब्लू बना दी, इस डायग्राम को ले रहे हैं। अब इस डायग्राम के हिसाब से क्या है कि इसमें दो चीजें हैं, जब आप इसको सेंट्रीफ्यूज करोगे तो जो नीचे रेड वाला सेल है यानी इकोलाई, और इकोलाई के अंदर ही ये फेज का डीएनए है। इकोलाई और फेज डीएनए दोनों मॉलिक्यूलर वेट में ज्यादा होंगे भाई। इकोलाई के अंदर तो बहुत सारे बायोमॉलिक्यूल हैं, सबका अपना मॉलिक्यूलर वेट होगा, और बैक्टीरियोफेज का डीएनए भी है, उसका भी मॉलिक्यूलर वेट होगा। लेकिन बाहर क्या है, बाहर तो केवल बैक्टीरियोफेज का प्रोटीन कोट है, तो उसका मॉलिक्यूलर वेट कम आएगा। तो भारी क्या हुआ,
भारी हुआ ई कोलाई और फेज डीएनए। इस पैलेट के अंदर क्या आ रहा है, इसके अंदर ई कोलाई है प्लस फेज डीएनए है। फेज मतलब बैक्टीरियोफेज का डीएनए है, और इन दोनों में कोई रेडियो एक्टिविटी नहीं थी। इकोलाई भी नॉर्मल था और जो बैक्टीरियोफेज का डीएनए था वो भी नॉर्मल था। यहाँ रेडियो एक्टिविटी किस में है, केवल शेल में है। तो सुपरनेटेंट के अंदर क्या आएगा, शेल आएगा, घोस्ट। और इन शेल के अंदर रेडियो एक्टिविटी आएगी क्योंकि ये शेल कैसा है, S35 वाला है। तो सुपरनेटेंट में रेडियो एक्टिविटी आएगी, इट शोज रेडियो एक्टिविटी। जब मेजरमेंट किया जाएगा तो रेडियो एक्टिविटी कहाँ मिलेगी, सुपरनेटेंट के अंदर मिलेगी, पैलेट के अंदर नहीं मिलेगी। ऐसे राइट साइड वाला डायग्राम देखोगे तो उसमें घोस्ट में तो कोई रेडियो एक्टिविटी नहीं है। रेडियो एक्टिविटी तो फेस के डीएनए में थी, और फेस का डीएनए बैक्टीरिया के अंदर है। ये वाला जो डायग्राम है, अगर फेस का डीएनए बैक्टीरिया के अंदर है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो रेडियो एक्टिविटी है वो किस में जाएगा, पैलेट में, क्योंकि पैलेट के अंदर जो है वो इकोलाई और फेस डीएनए आएगा। सो दिट शोज रेडियो एक्टिविटी। और सुपरनेटेंट के अंदर कोई रेडियो एक्टिविटी नहीं आएगी, है ना, नो रेडियो एक्टिविटी। है ना, पैलेट के अंदर आपको मिल जाएगा P32। तो एक के पैलेट में रेडियो एक्टिविटी है और एक के सुपरनेटेंट में रेडियो एक्टिविटी है। एक के डीएनए में है और एक के घोस्ट में है, शेल। अब ये एक्सपेरिमेंट प्रूव इस तरीके से करता है कि जैसा डीएनए होगा आने वाली जनरेशन वैसी ही होगी। लेफ्ट साइड के डायग्राम में डीएनए रेडियो लेबल्ड नहीं है, और ई कोलाई के अंदर एंटर केवल डीएनए करेगा, यानी आने वाली जनरेशन जो बैक्टीरियोफेज की होगी वो बिना रेडियो एक्टिविटी वाली होगी, क्योंकि प्रोटीन कोड बाहर छूट गया जो रेडियो लेबल्ड था, एम्प्टी शेल S35 वो बाहर छूट जाएगा। बैक्टीरिया के अंदर क्या जाएगा, केवल फेज का डीएनए जाएगा, P30 वाला। और बैक्टीरियोफेज का डीएनए फिर ई कोलाई के अंदर मल्टीप्लाई करके अपने जैसे बहुत से बनाएगा। तो बैक्टीरियोफेज की जो अगली जनरेशन है वो यहाँ पे रेडियो एक्टिविटी शो नहीं करेगी। क्यों, क्योंकि उसका डीएनए रेडियो लेबल्ड नहीं था। प्रोटीन कोड रेडियो लेबल्ड था, लेकिन प्रोटीन कोड का नेक्स्ट जनरेशन से कोई लेना देना नहीं। दूसरे केस में क्या है, वहां पे डीएनए रेडियो लेबल्ड था, तो आने वाली सारी जनरेशन कैसी होगी, डीएनए रेडियो लेबल्ड ही होगी। लेकिन इसमें प्रोटीन कोड का कोई मतलब नहीं है, प्रोटीन कोड तो वैसे भी बाहर ही छूट जाता है। तो एक्सपेरिमेंट ये प्रूव करता है कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल होगा, प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल नहीं होगी। केवल डीएनए ही इकोलाई के अंदर एंटर करेगा, प्रोटीन कोड इकोलाई के अंदर एंटर नहीं करती। जैसा डीएनए इकोलाई में एंटर करेगा आने वाले बैक्टीरियोफेज की पॉपुलेशन वैसी ही होगी। अगर वो रेडियो लेवल एंटर करेगा तो रेडियो लेवल पॉपुलेशन, अगर वो नॉर्मल डीएनए एंटर करेगा तो नॉर्मल पॉपुलेशन। ये सारा हार्शे एंड चेज का कंक्लूजन में था। — 1969 का नोबेल प्राइज है। सर इसमें जो रेडियो एक्टिव है वो डीएनए। हाँ, एक में डीएनए रेडियो एक्टिव है, जो राइट साइड वाला आएगा डायग्राम उसमें डीएनए रेडियो एक्टिव है, और डीएनए क्योंकि बैक्टीरिया के अंदर है तो इसका मतलब वो पैलेट में जाएगा, तो पैलेट रेडियो एक्टिविटी को शो करेगा। सर एक बार लास्ट स्लाइड कर दीजिएगा। लास्ट स्लाइड, लास्ट कैसे आई ये? यस सर। जस्ट अ मिनट, मैं जरा अभी आया।
हो गया बेटा? यस सर। ओके, तो अब फिर हम अगले, अब यहाँ से ये 2 एक्सपेरिमेंट हो गए जिन्होंने ये प्रूव कर दिया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल होता है। ठीक है, वायरसेस ऐसे ऑर्गेनिज्म है, अगर मान लें वायरस ऑर्गेनिज्म है तो, हालांकि 11th में पढ़ा होगा, वायरस ए सेलुलर कहलाते हैं, वो ऑर्गेनिज्म कंसिडर नहीं होते, पार्टिकल के तरीके से बिहेवियर शो करते हैं, बट फिर भी वायरसेस को छोड़ दिया जाए तो अनडाउटेबली सारी जगह डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल होता है। केवल वायरस ऐसे हैं जहां पे आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल हो सकता है, दोनों एक साथ नहीं होते। वायरस में आपने इस क्वेश्चन को किया होगा, दे हैव डीएनए और आरएनए, नेवर बोथ। तो वायरस में दोनों एक साथ नहीं आएंगे, कोई एक चीज होगी। लेकिन अगर वायरस नहीं है तो आर्कीबैक्टीरिया से होमोसेपियंस तक हर जगह डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल होता है। आपने एवोल्यूशन पढ़ा होगा, तो एवोल्यूशन में पढ़ाया ये जाता है, केमिकल एवोल्यूशन जो है, ओपेरन का जो कॉन्सेप्ट है, उसके हिसाब से पहले ये बताया जाता है कि जो और पहला न्यूक्लिक एसिड अर्थ पे बना वो आरएनए था, डीएनए से पहले आरएनए बना। इसके अपने एविडेंसेस हैं। इवोल्यूशन में जब आप ओपेरन का कॉन्सेप्ट पढ़ते हो तो उसमें आता है कि जो पहला बायोमॉलिक्यूल बना न्यूक्लिक एसिड में वो आरएनए का मॉलिक्यूल का था, डीएनए का नहीं था। तो इवोल्यूशन में पहले आरएनए बना, लेकिन आर्कीबैक्टीरिया से होमोसेपियंस तक हर जगह डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। तो आरएनए क्यों नहीं है? अगर आरएनए जेनेटिक मटेरियल पहले बना तो आरएनए हर जगह होना चाहिए था ना, डीएनए क्यों हर जगह आएगा? तो यहाँ पे एक कंपैरिजन बुक में दिया है कि किसी भी न्यूक्लिक एसिड को, चाहे डीएनए हो या आरएनए हो, जेनेटिक मटेरियल होने के लिए उसमें क्या क्या आप कह सकते हो प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, सो दैट हम किसी न्यूक्लिक एसिड को यानी डीएनए या आरएनए को जेनेटिक मटेरियल मान सकें। तो इसको बुक में आप देखोगे तो एक सब हेडिंग दिया होगा, प्रॉपर्टीज। यहाँ पे एक नाम दिया होगा, प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। ये पेन कैसे चल रहा है? डीएनए वर्सेस आरएनए, ऐसे मान लीजिए आप, ये हेडिंग बुक में है। डीएनए और आरएनए को हम कंपेयर कर रहे हैं, है ना। आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है कुछ वायरस में, लेकिन नॉर्मली डीएनए होता है। अब कैसे कंपेयर करोगे इसको? टेबल की फॉर्म में कंपेयर कर लेते हैं कि डीएनए आरएनए में क्या क्या चीजें खास बात आ रही हैं। पहला पॉइंट आता है, किसी भी मटेरियल को अगर जेनेटिक मटेरियल आप बनाना चाहते हैं तो उसमें 2 खास बात तो होनी चाहिए। पहला है इट शुड एबल टू रेप्लिकेट, यानी वो अपने आप रेप्लिकेट कर ले, 1 से 4 कॉपी, 1 से 2 कॉपी ऐसे करके बना ले। और दूसरा है इट शुड एबल टू एक्सप्रेस, वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सके। डीएनए तो एक है, हम कहते हैं डीएनए पे जीन होती है और जीन की वजह से ही हमारी बॉडी है, तो यानी कि जीन का एक्सप्रेशन होता है। कैपिटल टी टॉलनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो हर एक जीनोटाइप का एक फिनोटाइप होता है। जीनोटाइप मतलब जीन यानी जेनेटिक मटेरियल, न्यूक्लिक एसिड। फिनोटाइप का मतलब है प्रोटीन जो एक्सप्रेस करता है। तो ये 2 प्रॉपर्टी पहले देख लेते हैं, बाद में कुछ और देखेंगे। तो पहली प्रॉपर्टी हमें क्या लेनी है? यार ये पेन क्यों नहीं चलता? फर्स्ट प्रॉपर्टी जो लेनी है आपको वो है इट शुड बी एबल टू रेप्लिकेट। इट should be able to replicate। अब जहां तक रेप्लिकेशन की बात है, रेप्लिकेशन दोनों में होता है। ये पहला जो कॉलम है वो डीएनए का है, दूसरा कॉलम जो है वो आरएनए का है। तो रेप्लिकेशन दोनों का होता है, यानी डीएनए भी रेप्लिकेट कर लेता है, आरएनए भी रेप्लिकेट कर लेता है। यानी रेप्लिकेशन से कोई प्रॉब्लम नहीं है, डीएनए से डीएनए बन जाता है, आरएनए से आरएनए बन जाता है। तो पहली प्रॉपर्टी के बेस पे तो दोनों ही जेनेटिक मटेरियल हो सकते थे, है ना। दूसरी चीज क्या है? दूसरा है इट शुड एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ, है ना। शुड बी
able to express itself, आपस में ये एक्सप्रेशन को शो करे। जैसे आपने मेंडेलियन कैरेक्टर पढ़े थे, है ना, जेनेटिक मटेरियल के एक्सप्रेशन का मतलब प्रोटीन, और प्रोटीन मतलब मेंडेलियन इनहेरिटेंस के हिसाब से, है ना, मेंडेलियन कैरेक्टर्स। अब इस बात पे आते हैं। पॉइंट ये है कि एक्सप्रेशन होना चाहिए, चाहे वो डायरेक्ट हो या वो इनडायरेक्ट हो। होता क्या है कि डीएनए का एक्सप्रेशन कुछ ऐसे होता है कि डीएनए से पहले क्या बनता है, पहले एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए बनता है, स्मॉल एम कैपिटल आरएनए, उसके बाद यहां से प्रोटीन बनती है। तो डीएनए प्रोटीन बना तो लेगा लेकिन वाया एमआरएनए बनेगा, जबकि आरएनए प्रोटीन को डायरेक्टली बना सकता है बिना किसी प्रॉब्लम के। तो यहां इंपॉर्टेंट है कि भाई एक्सप्रेशन हो, चाहे देर से हो चाहे जल्दी हो, चाहे डायरेक्ट बन जाए या इनडायरेक्ट बन जाए। डीएनए अगर प्रोटीन बनाएगा तो पहले एमआरएनए बनेगा फिर प्रोटीन बनेगी, रूल है। लेकिन अगर आरएनए प्रोटीन बना रहा है तो वो डायरेक्टली प्रोटीन बना देगा। तो ये बात आती है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू पे भी दोनों बराबर हो गए। हालांकि डीएनए डिपेंडेंट है ओवर एमआरएनए फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ मेंडेलियन कैरेक्टर इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन, आरएनए इंडिपेंडेंट है from any kind of RNA for the expression of protein in terms of Mendelian character। तो ये दोनों बातें हैं तो दोनों जगह, लेकिन डीएनए में इनडायरेक्ट एक्सप्रेशन है, आरएनए में डायरेक्ट एक्सप्रेशन है। भाई आप अपने आप पढ़ के सिलेक्ट हो या आपको किसी कोई ट्यूटर पढ़ा दे फिर आपका सिलेक्शन हो, इंपॉर्टेंट किसी के लिए ये है कि आपका सिलेक्शन होना चाहिए। ऐसे यहाँ पे भी है कि डीएनए एक्सप्रेस करना चाहिए, चाहे वो इनडायरेक्ट करे, आरएनए एक्सप्रेस करना चाहिए चाहे वो डायरेक्ट करे। डायरेक्ट इनडायरेक्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि एक्सप्रेशन दोनों में होता है, इसलिए ये पॉइंट भी दोनों में बराबर जाएगा। इस पॉइंट के बेस पे भी आप दोनों को अलग अलग या किसी को ज्यादा सही या किसी को गलत नहीं साबित कर सकते। अब तीसरा पॉइंट आता है, लाइंस क्यों बन रही हैं? नाउ थर्ड पॉइंट क्या आएगा? थर्ड पॉइंट आता है स्टेबिलिटी का। स्टेबिलिटी के अलग अलग ग्राउंड है, अलग अलग एंगल है कि कौन सा मॉलिक्यूल स्टेबल है। स्टेबल में आपको लेना है केमिकल स्ट्रक्चर भी लेना है, केमिस्ट्री के हिसाब से भी देना है, केमिकल स्ट्रक्चर भी देखना है, और इसके साथ साथ आपको थर्मल वैल्यूज भी देखनी है, टेम्परेचर का सिग्निफिकेंस भी पढ़ना है। अब देखते हैं स्टेबिलिटी में क्या है। सबसे पहला एक्सपेरिमेंट देखा जाए तो टेम्परेचर से ही देख लेते हैं। पहली चीज टेम्परेचर से अगर आप देखोगे तो डीएनए स्टेबिलिटी को शो करता है, आरएनए स्टेबल नहीं होता। इस बात को प्रूव किससे कैसे किया गया? इस बात को प्रूव आप पिछली क्लास का याद करो, ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट। तो वहां पे क्या था कि वहां पे एक बैक्टीरिया को आपने हीट दे दिया, आपने लिखा था कि एस किल्ड वाले स्ट्रेन को अगर हम हीट का ट्रीटमेंट दे दें और उसके बाद अगर आप लाइव आर के साथ मिक्स कर देते हो, तब भी उस हीट किल्ड डीएनए के अंदर इतनी पावर है कि वो आर वाले को एस में चेंज कर सकता है। यानी कि बैक्टीरिया को बॉईल करने के बाद, उसके डीएनए के टुकड़े करने के बाद, हाई टेम्परेचर से ट्रीटमेंट के बाद भी उसमें इतनी कैपेसिटी है कि वो किसी और बैक्टीरिया को किसी और चीज में ट्रांसफॉर्म कर सकता है। तो डीएनए कैसा होता है? डीएनए एक्चुअली थर्मोस्टेबल कहलाता है ना। तो थर्मोस्टेबल का मतलब है कि अगर आपने बॉईल भी कर दिया तो भी टेम्परेचर उसकी प्रॉपर्टी को चेंज नहीं कर सकता, वो अभी भी जेनेटिक मटेरियल या आर वाले को एस में चेंज करने की कैपेसिटी या पावर कैरी करता है। तो डीएनए कैसा होता है? थर्मोस्टेबल होता है। हाई टेम्परेचर पे भी ये स्टेबिलिटी को शो करता है। ठीक है, तो एक तो टेम्परेचर में ये क्लॉज आ गया। इसी तरीके से दूसरा पॉइंट आप किस चीज का लोगे? दूसरा पॉइंट आपने बायोटेक्नोलॉजी में कभी पढ़ा होगा। आप डीएनए को जब हीट का ट्रीटमेंट देते हो
तो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड अलग अलग हो जाते हैं, डीनेचुरेशन ऑफ डीएनए या रीनेचुरेशन ऑफ डीएनए। पीसीआर साइकिल आपने पढ़ा होगा, पढ़ लिया पीसीआर? सर अभी नहीं करा है। अभी नहीं किया। तो पीसीआर में आप पढ़ोगे, पीसीआर में क्या होता है कि आप डबल स्टैंडर्ड डीएनए को गर्म करते हैं, गर्म करेंगे तो 72 डिग्री सेंटीग्रेड पे जब पहुंचेगा डीएनए का टेम्परेचर, तो वो सिंगल स्टैंडर्ड में चेंज हो जाता है, बीच के जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो टूट जाते हैं। लेकिन जैसे ही आप टेस्ट ट्यूब यानी जो आपका मीडियम है उसका टेम्परेचर आप वापस 37 के अराउंड लाओगे, वो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए दोबारा से जुड़ के डबल स्टैंडर्ड डीएनए बना देंगे। तो डबल स्टैंडर्ड डीएनए का सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में जाना कहलाता है डीनेचुरेशन ऑफ डीएनए, और सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए से जुड़ के दोबारा से डबल स्टैंडर्ड डीएनए बनता है रीनेचुरेशन ऑफ डीएनए। तो इंपॉर्टेंट ये है कि अगेन यहाँ पे भी ये प्रूव हो रहा है कि अगर आपने टेम्परेचर का ट्रीटमेंट दिया तो भी डीएनए अपनी प्रॉपर्टी को नहीं खोता, डीएनए वैसे का वैसा ही रहता है। ग्रिफ्थ के एक्सपेरिमेंट में भी यही बात आई, और पीसीआर यानी डीनेचुरेशन या रीनेचुरेशन से भी यही साबित हुआ कि डीएनए थर्मोस्टेबल है, वो हाई टेम्परेचर पे अपनी प्रॉपर्टी को चेंज नहीं करता, है ना। तो यहाँ पे दूसरा जो आप लिख सकते हो वो कहलाएगा रीनेचुरेशन ऑफ डीएनए, रीनेचुरेशन एंड सर इसका मतलब एक बार और बता दीजिए। डीनेचुरेशन, अभी लो, डीनेचुरेशन ऑफ डीएनए। डीएनए में ये होता है और आरएनए में ये नहीं होता, है ना। मतलब ये था कि अगर आप डबल स्टैंडर्ड डीएनए को सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में चेंज करोगे बाय प्रोवाइडिंग हीट, तो इस प्रोसेस को कहते हैं डीनेचुरेशन। इसका नेचर हटा दिया आपने। और अगर आप सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए को लेते, इससे आप डबल स्टैंडर्ड डीएनए बता रहे हो, तो ये कहलाएगा रीनेचुरेशन ऑफ डीएनए। मतलब गर्म करोगे तो डबल से सिंगल स्टैंडर्ड हो जाएगा, ठंडा करोगे तो सिंगल से डबल स्टैंडर्ड हो जाएगा। ये काम आप कितनी बार भी कर लीजिए, डीएनए की प्रॉपर्टी नहीं चेंज होगी। ऐसा नहीं है कि ये करने के बाद जब आपने डीएनए को यूज किया तो उसमें जीन वाली प्रॉपर्टी खत्म हो गई हो, वो नहीं खत्म होगी, वो वैसी की वैसी रहेगी। तो यानी थर्मोस्टेबल है डीएनए। आरएनए में ये चीज नहीं होती, आरएनए को गर्म कर दोगे तो उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाएंगी और ठंडा करने पे प्रॉपर्टी वापस भी नहीं आएंगी। डीएनए में ये चीज है, गर्म कर दोगे तो चेंज केवल ये होगा कि दो डीएनए के स्टैंड अलग अलग हो गए, डबल स्टैंडर्ड डीएनए की जगह सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए बन गया। जैसे ही आपने टेम्परेचर को कूल डाउन किया, दोबारा से डीएनए कॉइल होना शुरू हो गए, फिर से डबल बन गया। यही चलता रहेगा, डबल से सिंगल, सिंगल से डबल। ठीक है, तो सर तीसरा ये पॉइंट, केमिकल स्टेबिलिटी शो कर रहा है। हाँ ये टेम्परेचर स्टेबिलिटी का शो किया, दोनों ही टेम्परेचर हैं। ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट से भी आप टेम्परेचर स्टेबिलिटी को लोगे, और डीनेचुरेशन रीनेचुरेशन भी टेम्परेचर, फिजिकल प्रॉपर्टी है ना टेम्परेचर। यस सर। अब केमिकल अब लिखते हैं, अब केमिकल में देख लेते हैं क्या क्या है। ये डॉटेड लाइन ले लेते हैं। अब केमिकल में क्या है, आरएनए में एक्चुअली ये कैसी लाइन बन गई, आरएनए में आपने पढ़ा था पिछली क्लास में कि आरएनए में जो शुगर होती है वो डीऑक्सीराइबोज की जगह राइबोज है। आरएनए में अगर हम शुगर बनाएं तो आरएनए में आप पेंटोज शुगर ये बनाते हैं, और यहाँ पे सेकंड कार्बन पे हाइड्रोक्सिल है, ये सेकंड कार्बन था, है ना। ये वाला जो कार्बन है वो सेकंड कार्बन है, तो ये राइबोज शुगर है। यहाँ पे जो पहला कार्बन होगा वो चला जाएगा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड में, जो यहाँ पे तीसरा होगा वो अगले वाले के पांचवें के साथ फ्यूज हो जाएगा, तो 3,5 फास्फो डाइएस्टर बॉन्ड बनेगा। चौथे कार्बन पे हाइड्रोक्सिल होता नहीं, और पांचवें कार्बन पे जो हाइड्रोक्सिल था वो इसके ऊपर जो 3,5 फास्फो डाइएस्टर बॉन्ड होगा वहां चला जाएगा। तो तीसरे कार्बन पे, पांचवें कार्बन पे और पहले कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड और फास्फो डाइएस्टर बॉन्ड बनाने में यूज हो गए।
अगर राइबोज शुगर है तो सेकंड कार्बन पे हाइड्रोक्सिल बचा रहेगा। अगर हाइड्रोक्सिल बचा रहेगा तो यानी ये अभी भी रिएक्टिव है। प्रेजेंस ऑफ सेकंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप आरएनए को मोर रिएक्टिव बनाती है, कंपैरेटिव है ना, तो इसकी वजह से ये मोर रिएक्टिव है। और जब रिएक्टिव होगा तो स्टेबिलिटी कम होगी। रिएक्टिव है, रिएक्टिव का मतलब है लेस स्टेबिलिटी। भाई हाइड्रोक्सिल की वजह से रिएक्ट कर सकता है ना, ये किसी भी और कंपाउंड के साथ रिएक्ट कर सकता है। डीएनए में क्या है, डीएनए में जो सेकंड है उस पे कुछ नहीं है। डीएनए में जो यहाँ पे आएगा उस पे क्या है, यहाँ पे एच है केवल, और यहाँ भी एच है सेकंड कार्बन पे। यस, पेन ही नहीं चल रहा। डीएनए में इस तरीके का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे जो जाएगा सो जाएगा, सेकंड पे यहाँ पे एच है, OH नहीं है सेकंड कार्बन पे ये, और OH नहीं है तो उसके हिसाब से क्या होगा, ये लेस रिएक्टिव होगा। रिएक्ट ही नहीं करेगा क्योंकि पहला जो है वो चला गया ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड में, तीसरा और पांचवा चला गया फास्फोडाइस्टर बॉन्ड में, दूसरे कार्बन पे हाइड्रोक्सिल है नहीं और चौथे कार्बन पे होता नहीं। अब लेस रिएक्टिव है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये मोर स्टेबल हो गया। तो डीएनए में स्टेबिलिटी, यानी अब ये केमिकल स्टेबिलिटी है कि डीएनए में स्टेबिलिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू आरएनए। ठीक है, डीएनए में स्टेबिलिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू आरएनए, तो इस हिसाब से ये मोर स्टेबल हो गया है ना। चौथा पॉइंट देखते हैं और क्या ले सकते हैं। अब अगर आप बायोमॉलिक्यूल के हिसाब से डीएनए और आरएनए में नाइट्रोजनस बेस का डिफरेंस क्या आएगा, थाइमीन और यूरेसिल का आएगा। एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन तो दोनों में कॉमन है, थाइमीन और यूरेसिल आएगा। यूरेसिल और थाइमीन को अगर आप कंपेयर करोगे तो थाइमीन की वजह से, थाइमीन का स्ट्रक्चर अगर आप बनाओ, जरूरत नहीं है आपको, आपको सिर्फ ये लाइन याद रखनी है कि थाइमीन है डीएनए के अंदर और आरएनए में जो है वो यूरेसिल होता है। ये तो आपको पता ही है ना, T इज रिप्लेस बाई U इन आरएनए। तो यूरेसिल की वजह से ये अगेन सेम है, ये मोर रिएक्टिव है। अगर यूरेसिल का आप केमिकल स्ट्रक्चर बनाओगे तो उसमें रिएक्टिविटी ज्यादा आएगी। रिएक्टिविटी ज्यादा होने का मतलब है स्टेबिलिटी कम, लेस स्टेबिलिटी। और थाइमीन की वजह से क्या होगा, थाइमीन की वजह से ये लेस रिएक्टिव होगा, और अगर रिएक्शन कम हो रही है तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, मोर स्टेबिलिटी। तो सर ये स्टेबिलिटी की वजह से ये इवोल्यूशन में आरएनए से डीएनए हाँ, बन गया। हाँ, इसी वजह से ओ हट जाएगा तो फिर वो डीएनए बन ही जाएगा, डीऑक्सी राइबोज आ जाएगा। ऐसे यूरेसिल और थाइमीन में केवल एक अमीन का फर्क है, NH2 ग्रुप का फर्क है यूरेसिल और थाइमीन में। अगर आपने यूरेसिल से हटा दिया तो वो स्ट्रक्चर थाइमीन का हो जाएगा। डबल बॉन्ड O की जगह शायद सिंगल बॉन्ड NH2 आता है तो थाइमीन हो जाता है। तो थाइमीन में ज्यादा स्टेबिलिटी आ जाती है इन टर्म्स ऑफ वो जो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वो इफेक्ट पढ़ते हो ना, इंडक्टिव इफेक्ट और वो सब। तो अगर आप यूरेसिल और थाइमीन को कंपेयर करोगे तो यूरेसिल रिएक्टिव ज्यादा है, थाइमीन रिएक्टिव कम है। जो रिएक्टिव कम है वो स्टेबल ज्यादा होगा। ठीक है, तीसरा रीजन क्या है, तीसरा रीजन ये है कि डीएनए में तो कभी नहीं होता, नॉट एप्लीकेबल, NA। आरएनए में क्या खास बात है कि आरएनए एंजाइम का भी काम करता है। आरएनए एक्ट एज एन एंजाइम। आरएनए के अंदर कैटालिटिक पावर होती है। अब कैटालिटिक पावर होगी तो क्या होगा, आप जेनेटिक मटेरियल वाला काम करोगे या कैटालिटिक वाला काम करोगे, आपको खुद ही नहीं पता है ना। आरएनए में खास बात क्या है, आरएनए इट शोज या इट हैज कैटालिटिक पावर, कैटालिस्ट का काम कर सकता है आरएनए।
कैटालिटिक पावर। कैटालिटिक पावर का मतलब है एक्ट एज एंजाइम। और एंजाइम का नाम क्या है? राइबोजाइम। राइबो मतलब आरएनए, जाइम मतलब एंजाइम। तो आरएनए ऑटो कैटालिटिक होता है, आरएनए एंजाइम का काम भी कर लेगा और आरएनए न्यूक्लिक एसिड भी मान लो होता। तो पता चला एक चीज दो दो काम कर रही है। अब कहते तो यही थे पहले कि भाई एक साथ दो नाव पे सवार हो गए, तो इसका मतलब किसी के साथ तो आप समझौता करोगे ही करोगे। अगर आपको भी मान लीजिए एक ही प्रोफेशन आता है तो आप अपने प्रोफेशन के साथ 100% जस्टिफिकेशन दोगे। अगर आपको दो काम आते हैं तो कुछ ना कुछ फर्क तो किसी न किसी काम पे पड़ेगा ही दूसरे की वजह से। तो ये माना गया कि दो काम एक साथ आरएनए कर रहा है। आरएनए मान लो जेनेटिक मटेरियल भी होता, आरएनए एंजाइम का भी काम करता, तो ये कहीं ना कहीं केमिकल अनस्टेबिलिटी को शो करता है। भाई अगर मान लीजिए मैं दो दो सब्जेक्ट पढ़ा रहा होता तो कहीं ना कहीं सामने वाला यही कहता कि सर के माइंड में एक सब्जेक्ट को लेके अनस्टेबिलिटी है, पता नहीं कब सब्जेक्ट कौन सा हटा दिया जाए, तो दो दो सब्जेक्ट में हाथ मार लिया। वो कभी इस चीज को पॉजिटिव नहीं लेते। और है भी सोसाइटी, आप कितने भी अच्छे हो फिर भी अगर आप दो सब्जेक्ट के साथ एक साथ डील कर रहे हो तो आप अच्छे टीचर नहीं माने जा सकते। ये सोसाइटी के बेंचमार्क हैं और ये चीज आगे आप अपनी किसी और फील्ड में भी महसूस करोगे। ये यहाँ पे भी है कि आरएनए जेनेटिक मटेरियल भी होता और आरएनए एंजाइम का भी काम करता, तो प्रॉब्लम क्रिएट होती। तो इसलिए डीएनए में ये चीज कभी नहीं होती कि डीएनए कभी भी किसी भी कंडीशन में कोई एंजाइम का काम करे, नहीं कर सकता। डीएनए तो प्योरली एक जेनेटिक मटेरियल का ही काम करता है। इन सारे बातों का कंक्लूजन ये निकला कि डीएनए में केमिकल और स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू आरएनए। यानी थर्ड पॉइंट के बेस पे डीएनए का वेटेज एज ए जेनेटिक मटेरियल ज्यादा है ओवर द आरएनए। क्लियर? सर इस प्रॉपर्टी का नेम क्या है? इसका एंजाइम एक्टिविटी है। डीएनए में तो कुछ है नहीं, आप उसको उधर लिखाइए, शोज कैटालिटिक पावर एक्ट एज एन एंजाइम कॉल्ड राइबोजाइम। ठीक है, अब नेक्स्ट और लास्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं, फोर्थ। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है? फोर्थ प्रॉपर्टी ये है कि अगर जेनेटिक मटेरियल है तो उसमें स्लो वेरिएशन भी होने चाहिए, म्यूटेशन भी होने चाहिए। क्योंकि आपने पढ़ा है शुरू से ही, एवोल्यूशन भी पढ़ा है और मैंने आपको मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ये प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन भी पढ़ा है। दोनों में ही आपने जो है वो म्यूटेशन का कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। हमने पहले वाले चैप्टर में पढ़ा था जेनेटिक वेरिएशन के दो टाइप होते हैं, या तो रिकॉम्बिनेशन होता है या म्यूटेशन होता है। म्यूटेशन से वेरिएशन आते हैं, ये बात सही है, और वेरिएशन की वजह से नई स्पीशीज बनती है, ऑर्गेनिज्म एवोल्यूशन में जाता है, इवॉल्व होता है, ये बातें भी सही है। तो जेनेटिक मटेरियल के अंदर स्लो वेरिएशन होना भी जरूरी है, यानी म्यूटेशन की वजह से जो वेरिएशन आते हैं वो होने जरूरी है। अब डीएनए भी म्यूटेशन कर लेता है, आरएनए भी म्यूटेशन कर लेता है, लेकिन आरएनए में जो म्यूटेशन का रेट है वो बहुत ज्यादा तेज है, फास्टर रेट से आरएनए म्यूटेट करता है एज कंपेयर टू डीएनए। और यहाँ फास्टर रेट से नहीं चाहिए, स्लोअर रेट से चाहिए। अगर फास्टर रेट से म्यूटेशन आएगा तो लीथेलिटी हो जाएगी, और लीथेलिटी का मतलब है कि वो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव ही नहीं करेगा, वो पॉपुलेशन से एलिमिनेट हो जाएगा। हमें स्लोअर रेट से म्यूट चाहिए। स्लो चेंजेस दोगे, स्लो पॉइजन दिया जाएगा तो सर्वाइवल होगा। स्लो पॉइजन देने से एंटीडोट बनाया जाता है। पहली बार में ही अगर पॉइजन की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा कर दोगे तो पता चला जिस इंडिविजुअल में आप एंटीडोट तैयार कर रहे हो उसकी खुद ही डेथ हो जाएगी। तो हमें हार्मफुल चीजें चाहिए, जैसे म्यूटेशन को पता है कि म्यूटेशन हार्मफुल होता है, बट फिर भी हमें चाहिए, लेकिन स्लोअर रेट से चाहिए। अब आरएनए में फास्टर रेट से म्यूटेशन क्यों होता है? सेम रीजन है जो अभी आपने पढ़ा, क्योंकि आरएनए केमिकली अनस्टेबल है, इसलिए उसमें म्यूटेशन का रेट बहुत ज्यादा है। जो ऑर्गेनिज्म या जो केमिकल कंपोनेंट बार बार अपना स्ट्रक्चर चेंज करेगा उसमें म्यूटेशन होने के चांसेस ज्यादा हैं। जो लेस रिएक्टिव है, जो रिएक्ट ही नहीं कर रहा, उसमें म्यूटेशन होने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो इस पॉइंट पे भी डीएनए का वेटेज जो है वो आरएनए से ज्यादा हो जाएगा। तो चौथा पॉइंट है, सर जब म्यूटेशन होना ही चाहिए तो दोनों में बराबर ही होना चाहिए ना इसमें तो।
नहीं, स्लो रेट से चाहिए, होना तो चाहिए म्यूटेशन, लेकिन स्लोअर रेट से होना चाहिए, है ना। शोज, ओके सर। मैं ऐसे लिख देता हूँ, शो लिखा है, यानी नहीं चलेगा आज ये। शो स्लो चेंजेस, स्लो चेंजेस का मतलब म्यूटेशन से लिया गया है। स्लो चेंजेस का होना जरूरी है ना। और क्यों है? दिस इज रिक्वायर्ड फॉर एवोल्यूशन। दिस इज रिक्वायर्ड फॉर एवोल्यूशन, है ना। तो अब डीएनए और दोनों है, उस हिसाब से आपको याद रखना। अब जैसे वायरस का ही केस है, हमने पहले भी डिस्कस किया था, अभी भी कोविड तो चल ही रहा है थोड़ा बहुत जो भी है। कोविड का वायरस आरएनए वायरस है ना, तभी तो बार बार म्यूटेट हो रहा है। अगर ये डीएनए वायरस होता तो इतनी जल्दी म्यूटेट नहीं होता, और अगर म्यूटेट नहीं होता तो हम बहुत जल्दी वैक्सीन बना सकते थे। आरएनए वायरस तो हर दिन म्यूटेट हो जा रहा है। अब जब बार बार म्यूटेट होगा, जब बार बार नए नए स्ट्रक्चर बनेंगे, तो आप बार बार वैक्सीन थोड़ा बनाओगे। आइडियली पॉसिबल ही नहीं है कि अगर 20 बार म्यूटेट हुआ तो 20 वैक्सीन अलग अलग बना दी जाए एक ही वायरस के लिए। तो आरएनए के वायरस के साथ यही तो दिक्कत है कि उसमें म्यूटेशन का रेट ज्यादा होता है। जैसा कोविड के केस में आपने न्यूज में खूब सुना होगा कि अलग अलग स्ट्रेन आ गए कोविड के वायरस के, तो इसीलिए आ गए क्योंकि वो आरएनए वाला वायरस था, है ना। और क्यों आए? क्योंकि आरएनए अनस्टेबल होता है, वो भी आपने पढ़ा। आरएनए अनस्टेबल है, इसलिए इसमें म्यूटेशन के रेट जो है वो फास्टर है। तो यहां से अगर आप लिखोगे तो सेम रीजन आएगा। डीएनए ये मोर स्टेबल है, इसमें म्यूटेशन एट स्लोअर रेट होगा। म्यूटेशन एट स्लोअर रेट। और जो आरएनए है वो लेस स्टेबल या मोर रिएक्टिव है, लेस स्टेबल या मोर रिएक्टिव है, इसलिए म्यूटेशन एट फास्टर रेट होगा। फास्टर रेट, ये याद रखना है आपको, है ना। अब इस सब का ओवरऑल कंक्लूजन ये निकला कि डीएनए और आरएनए में अगर हम कंपेयर करें, रेप्लिकेशन दोनों में है, और रेप्लिकेशन के बाद अगर आप एक्सप्रेशन की बात करोगे तो दोनों में है। बट अगर आप स्ट्रक्चर की बात करें, केमिकल और स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी की, तो डीएनए ज्यादा स्टेबल है। और अगर स्लो चेंजेस या म्यूटेशन की बात करें तो उसका रेट जो है वो डीएनए में स्लो है, जो प्लस पॉइंट है, आरएनए में ज्यादा है, जो माइनस है। तो ओवरऑल रिजल्ट ये निकलेगा कि डीएनए ही मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म में जेनेटिक मटेरियल होना चाहिए, जो हम मानते भी हैं या जो है भी, कि मोस्टली ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक मटेरियल कैसा होता है? डीएनए होता है। ठीक है। ऑर्गेनिजम्स यूज हुआ है तो मोस्टली क्यों फिर ऑल ही बोल देते ना? किस चीज में ऑर्गेनिज्म? क्या सर ऑल ऑर्गेनिजम्स में डीएनए ही होता है ना जेनेटिक मटेरियल? हाँ, वायरस में नहीं होता ना, वह भी हम पढ़ेंगे। वायरस केवल ऐसे हैं जहाँ पे आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल है। वायरस तो सर दोनों अरे वायरस तो मतलब लिविंग मानते नहीं ना। मानते नहीं है, लेकिन अब जिस सिचुएशन में मानो आप, वायरस को अगर लिखा गया है ऑर्गेनिज्म, तो उसके आगे एक वर्ड लगा दिया जाता है कि वायरस ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो सेल नहीं होगा, ऑर्गेनिज्म का स्टेटस वायरस कहा जाएगा। धीरे धीरे मतलब कह लीजिए साइंस या टर्मिनोलॉजी भी तो चेंज हो रही है। तो जिस वायरस को आप नॉन लिविंग मानते थे, अब लोग उसे ऑर्गेनिज्म मानने लगे। बस ऑर्गेनिज्म में ये इंपॉर्टेंट है कि वो उसको ए सेलुलर की कैटेगरी में डाल देते हैं, सेल नहीं है वायरस में। अदरवाइज वायरस भी ऑर्गेनिज्म की प्रॉपर्टी को शेयर करता है, जो नॉर्मल ऑर्गेनिज्म अपनी प्रॉपर्टी को शेयर करते हैं। ओके सर। जैसे यहाँ पे हाँ,
सर जैसे यहाँ पे वायरस होता है कि आरएनए होता है उसके अंदर, तो सर इस वाले एक्सपेरिमेंट का एक्सेप्शन हुआ कि डीएनए ही होता है जेनेटिक मटेरियल? यहां तक तो डीएनए ही आएगा, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर तो यही हो गया है ना। इसका कंक्लूजन ये निकला कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए इज प्रिफर्ड, नेचर के हिसाब से प्रेफरेंस हो गया, प्रिफर्ड ओवर आरएनए बीइंग जेनेटिक मटेरियल। नेचर ने डीएनए और आरएनए में से डीएनए को प्रिफर कर लिया जेनेटिक मटेरियल के नाते। ये इस बात का कंक्लूजन आ गया। अब इसके बाद एक नेक्स्ट टॉपिक दिया है। ऐसा नहीं है कि आरएनए नहीं होता, तो आपकी बुक में एक छोटा सा पैराग्राफ या एक छोटा सा टॉपिक दिया है आरएनए वर्ड, कि आरएनए भी तो जेनेटिक मटेरियल वायरस में ही सही, लेकिन होता तो है ही ना। तो एक नेक्स्ट टॉपिक दिया है आरएनए वर्ड। जैसा आपने एवोल्यूशन में लिखा कि आरएनए वाज फर्स्ट, सो आरएनए वाज फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल। इवोल्यूशन में आरएनए पहले बना, है ना। अब आरएनए दो तरीके से काम करता है। आरएनए एज ए जीनोम भी होता है। आरएनए आप देखोगे तो आरएनए के दो फंक्शन होते हैं। आरएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल है तो उसे हम बोलते हैं जेनेटिक आरएनए। जेनेटिक आरएनए का मतलब जहां पे आरएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल वर्क करे, तो वो जेनेटिक आरएनए कहलाते हैं। और वो कहाँ प्रेजेंट होता है बताओ? 11th में पढ़ा था आपने आरएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल, टोबैको मोज़ेक वायरस, टीएमवी, तो आपकी 11th की बुक का ही है। बाकी नाम आपको याद रखने हैं। एक वायरस है क्यूबी, बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरियोफेज। इसके अलावा आपने ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में एचआईवी में आरएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल है। बाकी कोविड में भी आरएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल है, आप जानते ही। सो दीज आर द वायरस जिनमें आरएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल है। तो ये जेनेटिक आरएनए वाले वायरस बन गए, या जेनेटिक आरएनए वाले वायरल मटेरियल या पार्टिकल बन गए। मोस्ट ऑफ द सिचुएशन में इस कैटेगरी को छोड़ दिया जाए तो मोस्टली आरएनए कैसा होता है? आरएनए नॉन जेनेटिक होता है। सेल में तो होता है लेकिन वो जीन्स के तरीके से काम ना करके बाकी काम करता है। तो आरएनए मोस्टली कैसा होगा? नॉन जेनेटिक आरएनए होता है। जैसे मैसेंजर आरएनए आप जानते ही होंगे, एमआरएनए, टीआरएनए, ट्रांसफर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, टीआरएनए। पेन नहीं चलेगा आज ये। एमआरएनए, टीआरएनए, राइबोसोमल आरएनए, आरआरएनए। एक एचएनआरएनए होता है, स्मॉल एच स्मॉल एन आरएनए। एक एसएनआरएनए होता है, स्मॉल एस स्मॉल एन। पांच हैं ये। इन पांचों को आगे आप पढ़ोगे, इसलिए मैंने पांच ही लिखे हैं, और भी होते हैं। जैसे हमारी बॉडी में भी आरएनए है, ऐसा नहीं है कि आरएनए सेल में नहीं होता, बस आरएनए जेनेटिक मटेरियल नहीं होता। तो जितने भी बैक्टीरिया से लेके आर्की बैक्टीरिया से होमोसैपियंस तक जितने भी ऑर्गेनिज्म है पूरे 5 किंगडम में, आरएनए सब में है, लेकिन वो नॉन जेनेटिक आरएनए है। आरएनए के काम जीन्स के अलावा बाकी कुछ है, हेरिडिटी के अलावा बाकी काम करने में आरएनए हेल्प करेगा। इन पांचों का आरएनए के बारे में आप अगली क्लास में या उससे अगली क्लास में पहुंचेंगे तो इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा सा पढ़ोगे। लेकिन डीएनए एक प्रॉपर जेनेटिक मटेरियल है। जैसे आरएनए नहीं है तो डीएनए एक प्रॉपर जेनेटिक मटेरियल माना जाता है।
वायरस में ऐसा है कि वहां जेनेटिक आरएनए भी प्रेजेंट है, नॉन जेनेटिक तो नहीं है वायरस में, लेकिन जेनेटिक आरएनए प्रेजेंट है, जैसे एचआईवी, बैक्टीरियोफेज या टीएमवी। तो ये सारा कुछ आरएनए वर्ड में, मतलब यही आरएनए वर्ड है कि आरएनए जेनेटिक और नॉन जेनेटिक दोनों फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। और जहां तक ये नॉन जेनेटिक आरएनए की डिटेल है वो आप आगे पढ़ोगे, नॉन जेनेटिक आरएनए के बारे में, टीआरएनए, एमआरएनए, आरआरएनए, एचएनआरएनए, एसएनआरएनए, इन सब के बारे में आगे थोड़ा थोड़ा सा दिया हुआ है। ठीक है, और नेक्स्ट टॉपिक आएगा, अब आएगा डीएनए रेप्लिकेशन, कि डीएनए से डीएनए कैसे बनता है। हमने स्टार्टिंग में पढ़ा पहले डीएनए है क्या, उसका प्राइमरी और सेकेंडरी स्ट्रक्चर यानी वाटसन एंड क्रिक का मॉडल, फिर डीएनए की पैकेजिंग, हेलिक्स जो है डीएनए हेलिक्स, वो पैकेज होकर क्रोमोसोम कैसे बनाता है वो देखा था। फिर था कि सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल क्या है, डीएनए को ढूंढा कैसे गया एज ए जेनेटिक मटेरियल। फिर उसके बाद चौथा टॉपिक आपने पढ़ा कि डीएनए और आरएनए में अगर हम कंपेयर करें तो डीएनए ही क्यों, आरएनए क्यों नहीं, वो पढ़ाया। और पांचवा टॉपिक आपने ये पढ़ा कि भाई डीएनए होता ही जेनेटिक मटेरियल है, इसको ऑलरेडी किसी और तरीके से किया जा सकता है। एक आरएनए का वर्ड भी एग्जिस्ट करता है, वो ऑलरेडी आपके सामने है ही। अब आता है डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेट कैसे करता है, डीएनए की एक कॉपी से डीएनए की दूसरी कॉपी कैसे बनती है। आ गया डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है, आप लोग का फेस टेस्ट है क्या इस बार? यस सर। कितना सिलेबस बताया, कुछ बताया था? क्योंकि मैंने तो कुछ किया नहीं था, मेरे दिवाली की वैकेशंस में प्लान हो गया कि आपका फेस टेस्ट होगा। टर्म 1 सर कब आज होता तक जितना पढ़ लेंगे वहीं तक दे दीजिएगा टोटल, अच्छा, फर्स्ट चैप्टर से। फर्स्ट चैप्टर मतलब पूरा था ना फेस टेस्ट में आएगा अभी इससे पहले भी तो फेस टेस्ट हुआ होगा ना एक? सर बाकी सब्जेक्ट्स में भी पूरा ही आ रहा है इसीलिए बोल रहे थे। पूरा पूरा का पूरा 12th आ रहा है? यस सर, सर जितना टर्म पढ़ा है। 1 पूरा सारा? जितना भी पढ़ा है वो सारा कुछ आ रहा है। हमने इकोलॉजी तो पहले ही पढ़ ली थी ना, इकोलॉजी के चारों चैप्टर मैंने करा ही दिए थे। यस सर। सर चौथा रह गया था। हाँ, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन रह गया है, और बीच में माइक्रोब और स्ट्रेटेजी फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन बचा हुआ है, और मॉलिक्यूलर बेसिस जो चल रहा है वो ये है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो चुका है, इकोलॉजी के 3 चैप्टर हो चुके हैं, और जेनेटिक्स का पहला चैप्टर जो है वो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन वो भी हो चुका है ना। ठीक है, इतना ही बना लेंगे, मुझे याद आ गया, अभी बताया था। अब डीएनए रेप्लिकेशन की या फिर बात सर कर, इकोलॉजी रहने भी दे सकते हैं। हाँ मुझे भी ये लगा कि इकोलॉजी छोड़ देते हैं, आप देख लेंगे। चलो, जेनेटिक्स, इकोलॉजी और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग प्लांट, 3 ही मेन सेक्शन है जो मैंने आपको पढ़ाए हैं, या जितना भी आपने पढ़ा है देख लेंगे, चलो जैसा भी होगा। अब डीएनए रेप्लिकेशन कैसे होता है, यहाँ पे बुक में आपको एक लाइन मिलेगी, उसको समझ लेते हैं। लाइन स्टेटमेंट तो वाटसन एंड क्रिक का है। वाटसन एंड क्रिक ने जब डबल हेलिकल मॉडल अपना प्रपोज किया था, तो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तो उन्होंने एक लाइन बोली थी कि ऐसा नहीं है कि हम डीएनए की रेप्लिकेशन की मैकेनिज्म को नहीं समझा सकते। अगर वाटसन एंड क्रिक ने जब अपना मॉडल प्रपोज किया और ये कहा कि डीएनए के डबल हेलिकल स्ट्रक्चर में जो 2 स्ट्रैंड होते हैं वो एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं, और जो नाइट्रोजनस बेस है वो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग रूल को शो करते हैं,
एडेनिन हमेशा थाइमीन के साथ या थाइमीन एडेनिन के साथ, ग्वानिन साइटोसिन के साथ या साइटोसिन ग्वानिन के साथ ही पेयर करेगा। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर हम एक डीएनए के स्ट्रैंड का सीक्वेंस हमें पता है तो हम करस्पॉन्डिंग टू दैट अपोजिट डीएनए स्ट्रैंड के सीक्वेंस को डिटरमाइन कर सकते हैं। तो उनकी वर्डिंग्स में अगर मैं एनसीईआरटी में लाइन पढ़ूं तो उसमें लिखा हुआ है कि इट हैज नॉट एस्केप्ड अवर नोटिस दैट स्पेसिफिक पेयरिंग वी हैव postulated immediately suggest a possible copying mechanism for the genetic material। मतलब हमारे दिमाग से ये नहीं निकला कि अगर हम बेस पेयरिंग, स्पेसिफिक पेयरिंग जो हम सजेस्ट कर रहे हैं वो एक कॉपीइंग मैकेनिज्म को सजेस्ट कर सकती है जेनेटिक मटेरियल यानी डीएनए के लिए। ये वॉटसन एंड क्रिक 1953 का स्टेटमेंट है, एनसीईआरटी में ऐसे दिए। इसका मतलब ये हुआ कि डीएनए के एक स्ट्रैंड का सीक्वेंस अगर हमें पता है तो कॉपीइंग मैकेनिज्म के हिसाब से डीएनए के अपोजिट स्ट्रैंड का सीक्वेंस हम आसानी से पता कर सकते हैं। हालांकि फिर भी वॉटसन एंड क्रिक ने डीएनए रेप्लिकेशन को नहीं बताया, नहीं समझाया। डीएनए रेप्लिकेशन को डिस्कवर करना या उसके प्रोसेस को एक्सप्लेन करने का क्रेडिट वॉटसन एंड क्रिक को नहीं दिया जाता, वो अलग अलग साइंटिस्ट को दिया जाता है। और यहां से आपको जो टॉपिक्स पढ़ने हैं वो डिटेल जो पढ़नी है वो प्रोकैरियोट की पढ़नी है। प्रोकैरियोट में एग्जांपल एज यूजुअल ई कोलाई आएगा। यूकैरियोट का कहीं कोई रेफरेंस होगा तो देखेंगे, नहीं होगा तो छोड़ देंगे। जैसे डीएनए रेप्लिकेशन प्रोकैरियोट में है, ट्रांसक्रिप्शन प्रोकैरियोट में है, ट्रांसलेशन प्रोकैरियोट में है, जीन रेगुलेशन भी प्रोकैरियोट में है। तो आगे जो मेन 4 टॉपिक हैं जो मैंने अभी नाम लिए, ये सब आपको ई कोलाई यानी प्रोकैरियोट के लिए पढ़ने हैं। यूकैरियोट के लिए अगर कोई लाइन आएगी तो आपको बता दी जाएगी, वरना डिटेल नहीं पढ़नी है आपको। तो सबसे पहले आएगा कि डीएनए का रेप्लिकेशन होता कैसा है। ये बोला जाता है कि डीएनए सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन को शो करता है ना। दिस इज सेमी कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। अब सेमी कंजर्वेटिव का मतलब क्या है? सेमी कंजर्वेटिव का मतलब ये होता है कि लाइक ये डीएनए के 2 स्ट्रैंड बने हुए हैं डबल हेलिकल, एक 3 to 5 है, ये 3 है तो ये 5 आएगा। अगर ये वाला 5 है तो ये 3 होगा। आपने एंटी पैरेलल लिखा था। तो जब ये रेप्लिकेट करेंगे तो होगा क्या, ये डीएनए के स्ट्रैंड खुल जाएंगे। ऐसे ये 3 हो गया, अब ये 5 है, ये 5 है और ये 3 है। और जिस सेल के अंदर ये ग्रो कर रहे हैं, जिस मीडियम में ग्रो कर रहे हैं, इनके ऊपर इनके नए स्ट्रैंड बनेंगे अपोजिट बेस पेयरिंग रूल के हिसाब से। लाइक अगर यहाँ पे एडेनिन है तो सामने थाइमीन आएगा, तो इसके ऊपर एक नया स्ट्रैंड बन जाएगा। अब नया भी कैसा बनेगा, कॉम्प्लीमेंट्री। तो ये 5 होगा तो ये 3 होगा। ऐसे यहाँ जो नया बनेगा वो कैसा होगा, इस तरीके से। ये अगर 3 है, 3 प्राइम एंड ये है, तो ये कैसा होगा, 5 प्राइम एंड होगा। तो सेमी कंजर्व होने का मतलब है कि आधा पैरेंटल और आधा नया। ये डीएनए एक ही है लेकिन डीएनए में 2 स्ट्रैंड होते हैं। तो ग्रीन वाला क्या है, ग्रीन वाला डॉटर स्ट्रैंड कहलाएगा, न्यू। ये न्यू है, डॉटर DAUGHTER स्ट्रैंड है। और रेड वाला क्या कहलाएगा, वो पैरेंटल है, ये पुराना पैरेंटल डॉटर स्ट्रैंड। तो और ये जो बन गया, इन दोनों को मिला के क्या बोलोगे, दिस इज कॉल्ड डॉटर डीएनए। ये एक क्या है, ये हो गया हमारा डॉटर डीएनए। ऐसे ये दूसरा वाला क्या है, ये भी क्या है, डॉटर डीएनए। और फिर ये पहला वाला ऊपर, डिस्टरबेंस इतना है कि
लो यही गड़बड़ हो गया। आप लोगों ने लिखा था ये बिगड़ गया? यस सर, लिख लिया था। लिख लिया था, फिर ठीक है। आप समझ तो गई हो ना, बस मेन तो ये तो डायग्रामेटिकली दिखाना था मुझे, इसलिए मैं कलर वलर को यूज कर रहा हूँ ऐसे, है ना। जो लेफ्ट में बना है वो पैरेंटल डीएनए कहलाएगा, कि एक पैरेंटल डीएनए से जब दो डॉटर डीएनए बनेंगे तो इन ईच डॉटर डीएनए वन स्ट्रैंड इज पैरेंटल एंड अदर इज न्यूली फॉर्म्ड। एक डीएनए से जब दो डॉटर डीएनए बनाओगे तो हर एक डॉटर डीएनए के अंदर एक स्ट्रैंड डीएनए का न्यूली होगा जो ग्रीन लाइन बनी है, और एक पैरेंटल रहेगा, रेड वाला रहेगा। तो आधा कंजर्व रहा, आधा नया हो गया। इसी को बोला गया है सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। हायर क्लासेस में आपको तीन तरीके का पढ़ाया जाता है, एक होता है सेमी कंजर्वेटिव, एक होता है कंजर्वेटिव, और एक होता है नॉन कंजर्वेटिव। तो कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव तो आपको पढ़ने नहीं है, आपके लिए तो जो बुक में दे रखा है वही ये है कि सेमी कंजर्वेटिव डीएनए का रेप्लिकेशन होता है जब दो स्ट्रैंड बनेंगे। तो ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों नए एक साथ हो जाएं और दोनों पुराने एक साथ हो जाएं, दिस इज नॉट पॉसिबल। जब दो स्ट्रैंड डीएनए के बनेंगे तो उसमें से एक पुराना और एक नया, और दूसरे वाले में भी एक पुराना और एक नया का कॉम्बिनेशन ही चलेगा। यही सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन कहलाता है। अब इसको किया किसने, इस एक्सपेरिमेंट को जस्टिफाई किसने किया? फिर यहाँ पे साइंटिस्ट का नाम आएगा, मैसल्सन और स्टाल। ये दो साइंटिस्ट हैं, उन्हीं का एक्सपेरिमेंट था जो ये प्रूव करता है कि डीएनए का रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव मोड में आता है। ये नाम आएगा मैसल्सन एंड स्टाल एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ जो किया गया। और हम प्रोकैरियोट में ही पढ़ रहे हैं, तो अभी आप मान के चलिए कि बाय डिफॉल्ट ये चल जा भाई। मैसल्सन, MESSELSON, मैसल्सन, एंड स्टाल, STAHLN आएगा, मैसल्सन। ये पॉइंटर काम नहीं कर रहा ठीक से, आप एक बार स्पेलिंग ना आप NCERT रेज मत करिएगा, वो समझ आ रहा है। आ रहा है। अच्छा चलो ठीक है, वो ये लाइन पता नहीं क्यों अपने आप आ रही है। तो मैसल्सन एंड स्टाल का एक्सपेरिमेंट है यूजिंग ई कोलाई। इन्होंने ई कोलाई लिखा हुआ है, इसका मतलब प्रोकैरियोट में एक्सप्लेन किया, तो बैक्टीरिया ई कोलाई हो गया। इन्होंने जो नाइट्रोजन यूज किया है वो N15 यूज किया। N15 आइसोटोप तो है लेकिन रेडियो आइसोटोप नहीं है, ये हैवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन है। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा हैवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन। जिस सॉल्ट में इंट्रोड्यूस किया था दैट सॉल्ट इज NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड, NH4Cl, और इसमें N कैसा है, 15 वाला है। तो अमोनियम क्लोराइड लेके ये काम किया। जिस टेक्निक से, जैसे अगर रेडियो आइसोटोप होता तो जो टेक्निक है वो क्या कहलाती, रेडियो एक्टिविटी का मेजरमेंट ऑटो रेडियोग्राफी बोलते हैं। यहाँ पे जो टेक्निक है वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है डेंसिटी ग्रेडियंट। डेंसिटी के हिसाब से एक ग्रेडियंट बनाना है बढ़ते हुए से क्रम में, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन। और डेंसिटी किस चीज की लेनी है, इसमें डेंसिटी लेनी है सीजियम क्लोराइड की, CS सीजियम, CSCl। तो सीजियम क्लोराइड का डेंसिटी ग्रेडियंट बनाया और वो टेक्निक का नाम दिया CSCl डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन, जिसमें ई कोलाई और हैवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन को यूज करके इन द फॉर्म ऑफ सॉल्ट अमोनियम क्लोराइड डीएनए रेप्लिकेशन को एक्सप्लेन किया मैसल्सन एंड स्टाल ने। तो ये सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन कहलाता है। क्लियर? अब ये करा कैसे एक्सपेरिमेंट, उस पे आते हैं। करने का क्या है, सबसे पहले मान लीजिए आपने ई कोलाई लिया, जैसे ये वही सेम कल्चर प्लेट है, इस ये कल्चर मीडियम है।
अब कल्चर मीडियम में जो नाइट्रोजन दी गई है वो नाइट्रोजन कौन सी दी गई, N15H4Cl दिया गया। अब इसमें ई कोलाई को आप ग्रो कराओगे, तो जब आप इस कल्चर मीडियम में ई कोलाई को ग्रो कराओगे तो ई कोलाई जितना भी ग्रो करेगा वो नाइट्रोजन अपने मटेरियल से ही तो लेगा, बाहर से ही तो लेगा। तो यानी जितना भी इसमें ई कोलाई बनेगा, आपने कल्चर मीडियम में अगर 2 दिन के लिए भी छोड़ दिया तो 20 मिनट में एक ई कोलाई से 2 ई कोलाई बन जाते हैं। ई कोलाई का जनरेशन टाइम 20 मिनट का है। 1 घंटे में 3 जनरेशन आ जाएंगी, 24 घंटे के अंदर 72 जनरेशन आ जाएंगी। तो 72 जनरेशन या 48 घंटे के लिए भी छोड़ दोगे तो सारा का सारा ई कोलाई कैसा हो जाएगा, हैवी हो जाएगा। हैवी इसलिए क्योंकि जब इसको आप डेंसिटी में मेजर करोगे तो ये बड़ा हैवी मास के हिसाब से आएगा, तो हैवी डीएनए हो जाएगा। हैवी डीएनए का मतलब है डीएनए के 2 स्ट्रैंड हैं, इसे लिखा जाएगा N15 N15। डीएनए डबल स्टैंडर्ड है तो दोनों के लिए हमने NN ले लिया, तो N15 N15 लिखा जाता है। दिस इज कॉल्ड हैवी डीएनए। हैवी डीएनए क्यों हो गया, क्योंकि ई कोलाई को जिस कल्चर मीडियम में ग्रो कराया वो ऑलरेडी हैवी नाइट्रोजन को कैरी कर रहा है। अब क्या किया, इस ई कोलाई को सर और इमीडिएटली, पहले से कौन सा था इसमें? पहले से तो नॉर्मल ही होगा, नॉर्मल तो नाइट्रोजन का 14 होता है तो N14 रहा होगा, ओके सर। है ना। अब क्या कर, ये हमने हैवी बना लिया, अब इस हैवी को यूज करना है हमें। अब हमारे पास ऐसा ई कोलाई है जो हैवी डीएनए वाला है, N15 वाला है। अब क्या करेंगे, अब इसको हम लाइट की फॉर्म में यूज करेंगे। लाइट की फॉर्म में मतलब है अब हम इसको एक नॉर्मल कल्चर मीडियम में ले जाते हैं। ये एक नॉर्मल कल्चर मीडियम है जिसमें नॉर्मल नाइट्रोजन है NH4Cl, और इसमें N कौन सा होगा, 14 वाला होगा, 15 वाला नहीं होगा। लेकिन इसमें जो डाला गया ई कोलाई, जो शुरू में ई कोलाई दिया गया है, वो ई कोलाई कैसा था, वो ई कोलाई आपका N15 वाला था। जब एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करने में ई कोलाई इसमें डालोगे तो कौन सा है, N15 है। और अभी ई कोलाई में मीडियम कौन सा दिया गया, N14H4Cl दिया गया। अब आपको 20 मिनट के बाद देखना है, 20 मिनट्स में बैक्टीरिया डिवाइड कर जाता है, तो 20 मिनट्स जो जनरेशन टाइम है वो आपको देखना है। अब 20 मिनट जनरेशन टाइम के बाद ये स्टेज आ गई, फिर इसके 20 मिनट्स के बाद देखना है, या ओवरऑल 40 मिनट्स के बाद देख लो तो ये स्टेज आ गई, फिर इसके 20 मिनट्स के बाद देखना है तो और स्टेज आती जाएगी। ये पहली जनरेशन है, फर्स्ट जनरेशन हो गई, ये सेकंड जनरेशन, और फिर आगे जाके ऐसे थर्ड जनरेशन एंड सो ऑन। अब इसको पहचानोगे कैसे, हम इसको टेस्ट ट्यूब से समझते हैं। एक लेवल पे ही रखें, लाइक ये एक टेस्ट ट्यूब है जिसमें सीजियम क्लोराइड का डेंसिटी ग्रेडियंट है। डेंसिटी ग्रेडियंट का मतलब सीजियम क्लोराइड की बढ़ती से घटती डेंसिटी ली है। यहाँ पे मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे करके सीजियम क्लोराइड की डेंसिटी ले रखी है। तो इसमें CaCl सीजियम क्लोराइड का डेंसिटी का ग्रेडियंट है ऑलरेडी। अब इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने ई कोलाई लिया है हैवी वाला। तो जब हैवी ई कोलाई को लेके आप, जो ऊपर वाला है हैवी ई कोलाई को लेके जब आप देखोगे, तो क्योंकि डीएनए हैवी है तो जहां पे डीएनए की डेंसिटी सीजियम क्लोराइड की डेंसिटी के साथ मैच कर जाएगी, वहां पे आपको एक बैंड नजर आ जाएगा। तो आपको शुरू में सबसे पहले ये बैंड कौन सा नजर आएगा, ये, और ये बैंड क्या शो करता है, N15 को शो करता है, ऐसा नजर आएगा आपको। अब पहली जनरेशन के बाद देखते हैं फर्स्ट जनरेशन के बाद क्या होगा। फर्स्ट जनरेशन के बाद जब आप टेस्ट ट्यूब को देखोगे, सेम हाइट की टेस्ट ट्यूब लेनी है, सेम लेवल पे टेस्ट ट्यूब बनानी है। आपकी बुक में भी कुछ ऐसे डायग्राम बने हुए हैं। अब जब सेम लेवल पे लिया पहली जनरेशन के बाद, मतलब 20 मिनट के बाद जब देखा गया, तो 20 मिनट के बाद जब सैंपल लेके दोबारा से डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन किया गया, तो यहाँ पे जो आपको इमेज बन के आई या जो आपको यहाँ पे दिखाई दिया, वो कैसा दिया, वो यहाँ पे बीच में आ गया, थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट हो गया, ये बैंड ये आ गया। अब ये बैंड किसका आया, ये आया N15 N14 का। इसमें एक स्ट्रैंड पैरेंटल है और एक न्यूली फॉर्म है, और न्यूली फॉर्म बनेगा इस वाले से, क्योंकि कल्चर मीडियम में अब नॉर्मल नाइट्रोजन दी गई है, तो एक स्ट्रैंड में नॉर्मल नाइट्रोजन आएगी, एक में पैरेंटल यानी N15 वाली ही कॉपी होगी। इसे बोला गया हाइब्रिड डीएनए डेंसिटी। हाइब्रिड डेंसिटी का डीएनए है तो ये हाइब्रिड डीएनए बोल दिया गया। ये पहली जनरेशन के बाद आया, है ना। और इस लेवल पे आना चाहिए था
हैवी वाला, तो वो आया ही नहीं इसमें। अब इसके बाद फिर सेकंड जनरेशन पे ले गए, सेकंड जनरेशन यानी आफ्टर 40 मिनट्स, या इस फर्स्ट जनरेशन के बाद से देखोगे तो आफ्टर 20 मिनट्स। अब क्या होगा, अब यहाँ पे फिर जब बैंड बनोगे तो क्या होगा, अब यहाँ पे दो बैंड आए, एक बैंड तो आया आपका ये इंटरमीडिएट डेंसिटी वाला हाइब्रिड बैंड आया, और एक यहाँ पे लाइट बैंड आ गया और ऊपर आ गया। अब लाइट बैंड आ गया तो कैसे आएगा, ये आएगा N15 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 N14, और ये नए बनेंगे N14 N14 के। और फिर आगे जब आप करोगे तब हमेशा यही बैंड आते जाएंगे, 15-14 वाले बैंड की थिकनेस कम होती जाएगी, N14 वाले बैंड की थिकनेस जो है वो बढ़ती चली जाएगी। थर्ड साइकिल में जाओगे आफ्टर 1 आवर या ओवरऑल 20 मिनट्स के बाद आप जाओगे तो आपको और मिलेगा। इस बात को वैसे समझना हो तो आप इस लाइन से समझ लीजिए कि यहाँ पे 2 डीएनए थे, तो ये 2 डीएनए 15-15 वाले हैं, 15-15 वाले हैं। अब क्या हुआ, ये 2 डीएनए खुल गए, अब ये खुल गए तो ये 15 वाला डीएनए है और ये 15 वाला डीएनए। अब इस पे नए बनेंगे, अब जब इस पे नए आप डीएनए बनाओगे तो नए कैसे बनाओगे, नए बनेंगे ऐसे। अब इस पे ये नए बन गए, अब नए वाला कौन सा है 14, ये वाला कौन सा है 14, तो N15 N14 के कॉम्बिनेशंस आ गए। अब जब यहां पहुंचोगे तो क्या होगा, यहाँ पे ये भी अलग हो जाएगा, ये भी अलग हो जाएगा, और ऊपर से जो ग्रीन वाले थे वो भी अलग हो गए। ग्रीन वाले कैसे थे, ये थे, ये एक, ये एक, ओफो। अब ये ग्रीन वाला तो यही रहेगा और ये ग्रीन वाला यही रहेगा, बस रेड वाले अलग से फिर से बनेंगे। अब रेड वाले पे कैसे बनेंगे, अब इस रेड वाला, ये रेड वाला था, अब इस पे एक और रेड वाला बनेगा, ये ग्रीन पे एक और रेड बनेगा, फिर यहां से जो ये रेड खुल के आएगा, इस रेड पे एक और रेड बनेगा और इस ग्रीन पे एक और रेड बनेगा। तो यानी कि एक 14-14 का आएगा कॉम्बिनेशन, 14-14, एक 15-14, ये भी 14-14 और ये 15-14, ऐसे बैंड आते जाएंगे। क्योंकि हर बार जो नया बनेगा वो 14 वाला ही बनेगा, 14 वाला ही बनेगा, पुराना वाला हमेशा रहेगा 15, क्योंकि डीएनए कहीं गायब नहीं हो रहा। हालांकि एक टाइम के बाद वो नेग्लेजेबल हो जाएगा, वो दिखना ही बंद हो जाएगा। जो पहली जनरेशन में तो दिखाई देगा, दूसरी में दिखाई देगा, तीसरी में दिखाई देगा, बट आप कहें कि 50वीं जनरेशन के बाद क्या होगा, तो N15 N14 की जो वैल्यूज है वो बहुत कम होती चली जाएंगी। इसको परसेंट में निकालो तो पहली बार 100% 15 है, फिर दूसरी बार यानी फर्स्ट जनरेशन के बाद जो आएगा वो 50% 15 है, 50% 14 है। फिर और 20 मिनट के बाद आप सेकंड साइकिल के बाद देखोगे तो क्या होगा, 25% 15 है, 75% 14 है। फिर थर्ड साइकिल के बाद देखोगे तो क्या होगा, 12.5% रह जाएगा 15 और 87.5% हो जाएगा आपका रेड वाला यानी 14। फिर एक और साइकिल के बाद देखोगे तो 6.25 रह जाएगा आपका 15 और वहां जाके ऐड हो जाएगा, तो उसके हिसाब से 92.5% आपका जो हो जाएगा रेड वाला यानी 14। और ऐसे ही आप हर बार करते जाओगे, प्रपोर्शन ऑफ ग्रीन लाइन जो 15 है वो कम होती जाएगी और रेड लाइन यानी जो 14 वाला है वो हर जनरेशन में बढ़ता चला जाएगा। इस तरीके से इन्होंने प्रूव किया कि डीएनए का रेप्लिकेशन कैसा होता है, सेमी कंजर्वेटिव मोड होता है, हमेशा आधा कंजर्व रहेगा, आधा नया बनेगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है इसमें। सर इसमें थर्ड स्टेज में सेकंड के डॉटर स्टैंड खुले। हाँ, सेकंड वाले के आप बनाओ, सेकंड वाले में, अब सेकंड वाले में आपके पास टोटल 4 डीएनए के मॉलिक्यूल हैं, जिसमें से 2 हाइब्रिड हैं और 2 रेड वाले आएंगे नॉर्मल, और 4 स्टैंड से जब खोलोगे तो 8 स्टैंड बन जाएंगे, तो 8 पे 8 और नए बनाओगे। अब नए तो सारे 14 वाले ही बनेंगे, तो जब आने वाली जनरेशन में जब आप 4 डीएनए की जगह 8 डीएनए बनाओगे, 8 स्टैंड की जगह जब आप 16 स्टैंड कर दोगे, तो 16 में से 2 आपके ग्रीन लाइन रहेंगी, ग्रीन लाइन तो हमेशा 2 ही रहेंगी,
रेड वाली लाइन पे लाइन बढ़ती चली जाएंगी, 14 लाइन आपकी जो है वो रेड वाली हो जाएंगी। ठीक है, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर अगली क्लास में अब आप पढ़ेंगे डीएनए रेप्लिकेशन की मैकेनिज्म क्या है, कौन कौन से एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं, क्या क्या चीजें डीएनए रेप्लिकेशन में चाहिए, है ना। अभी हमने सिर्फ डीएनए रेप्लिकेशन का एक्सपेरिमेंट पूरा किया है। सर लास्ट स्लाइड है, लास्ट इससे भी ये इससे पीछे है। ये है। सर ये चैप्टर और कितनी क्लास में कंप्लीट हो जाएगा? ओके सर। अभी तो बेटा बड़ा है चैप्टर ये, अभी हम डीएनए रेप्लिकेशन की मैकेनिज्म करेंगे, फिर ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, जेनेटिक कोड, और फिर रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, फिर आएगा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। मोटी मोटी कहा जाए तो शायद 5 क्लासेस तो ऐसे ही हो गई, छोटे छोटे टॉपिक्स तो मैंने अभी बोले ही नहीं आपको, है ना, क्योंकि ये जितने भी टॉपिक मैंने बोले ये पूरी पूरी क्लास के हैं, बड़े बड़े टॉपिक्स हैं ये। ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, जीन रेगुलेशन, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। उसके सर बाद के टॉपिक्स 18 दिसंबर से पहले हो जाएगा? कर लेंगे, 18 दिसंबर से पहले तो कर ही लेंगे। अभी तो नवंबर में 18 होना आया हुआ है, तो 4 नवंबर के वीक में 4 क्लासेस हुए, हाँ हो जाएगा। सर एक ही क्लास भी तो मिलती है हमें वीक में, 2 मिलती तो फिर जल्दी हो जाता थोड़ा। अब वो चीज़ हम बहुत लंबे टाइम से सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, बट अल्टीमेटली नहीं हो पा रही, तो हम बिना उस बात पे जाए अभी जो बेस्ट सर हमने वैसे पॉसिबल। बोला था, सर से बोला था वैसे हमने। फिर सर ने कहा कि आपसे बात करके वो मतलब कर देंगे। तो अभी मेरे से तो इस बारे में कोई बात नहीं हुई है। ये सर आज तक हुई भी नहीं वैसे क्लास इनकी। आप लोग बात मतलब वैसे बात कर पूछ के देखना कि सर कोई डिस्कशन हुआ क्या उस बारे में, देखो वो ओके क्या सर। रिप्लाई कर। गुड नाइट सर। गुड नाइट, चलो एंड करता हूँ मीटिंग। सर